हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका कि नाम है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज़, जिसका कि पहले नाम था ब्रिक्स, बेड्स एंड बोन्स, जिसका कि नाम चेंज करके अब ये रख दिया गया है। वैसे सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बुक का जितना भी कंटेंट है सारा सेम है। अगर आपके पास पुराना बुक भी है तो उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेनली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि सिविलाइजेशन कहते किसको हैं। तो सिविलाइजेशन द वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, यानी लोगों का जीने का तरीका, एक तरह से लोग कैसे जी रहे उस चीज़ को हम लोग सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो बिना कल्चर का सिविलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो कल्चर किसको कहते हैं, हमारे बुक में भी दिया गया है, फर्स्ट ही पेज में दिया हुआ है एनसीईआरटी का कि कल्चर, व्हाट इज कल्चर, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल फाउंड इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया एंड ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि एक डिस्टिंक्टिव जिसका कि स्टाइल हो और ये एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में पाया जाता हो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम लोग कल्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर अंडमान निकोबार में कुछ लोग रह रहे हैं या फिर कुछ लोग दिल्ली में रह रहे हैं तो दोनों का कल्चर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अंडमान के लोग और अंडमान निकोबार के लोग कुछ और खाना खाते होंगे, कुछ वो और पहनते होंगे, किसी और तरीके के पहनते होंगे। वैसे दिल्ली में लोग जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें चलती हैं। वैसे यहाँ के लोग का पहनावा भी अलग होगा। जैसे मान लीजिए अमेरिका में रहते होंगे, रसिया में रहते होंगे, हर जगह का एक अलग कल्चर होता है, ठीक। उसी तरीके से आज से हज़ारों साल पहले भी एक सिविलाइजेशन हुआ करता था। एक नहीं, बहुत सारे सिविलाइजेशन हुआ करते थे, ठीक है। उनका एक अलग कल्चर होता था। आज हम लोग इस चैप्टर में उसी में से एक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसका कि नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। तो अगर हिस्ट्री में हम लोग को कोई भी चीज़ पढ़ना हो तो सबसे पहले टाइम पीरियड के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग टाइम पीरियड को समझने के लिए मैंने यहाँ पे ये बनाया है, इससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो है हम लोग 2023 सीई में है। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा और बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो अभी हम लोग 2023 सीई में है। उससे पहले 2000 सीई, उससे पहले 1000 सीई। सी का मतलब कॉमन एरा होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। उससे पहले, उसके बाद हम लोग जीरो पे आ गए, उसके बाद 1000 BC पे आ गए। जीरो के बाद जो इधर वाला रीजन है उसको BC कहते हैं। उसके बाद फिर 2000 BC, उसके बाद 3000 BC। तो हम लोग को मेनली इस चैप्टर में जो है एनसीईआरटी का जो 12 का बुक है, इस चैप्टर में 2600 BC टू 1900 BCE के बीच का पीरियड के बारे में ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में जो माना जाता है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा डेवलप था और इस रीजन को हम लोग कहते हैं मैच्योर हड़प्पा। इस रीजन को मैच्योर हड़प्पा, इसके बाद वाले रीजन को हम लोग कहेंगे क्या, अर्ली हड़प्पा। उसके और 1900 के बाद वाले जो भी पीरियड आएंगे उसको हम लोग कहेंगे लेटर हड़प्पा। तो हम लोग को मैच्योर हड़प्पा के बारे में इसलिए पढ़ना है क्योंकि उस समय पे जो सिविलाइजेशन था वो बहुत ज़्यादा डेवलप था। यानी कि वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम, जो घर बनते थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप था। मतलब एक तरह से सारा चीज़ जो वहाँ पे था वो बहुत ही डेवलप था। एक तरह से आज के तरीके से जैसे हम लोग रह रहे हैं, मतलब कंपेरेटिवली देखा जाए तो वैसा था। मतलब एक तरह से वेल डेवलप्ड था। ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामिया और इजिप्ट का सिविलाइजेशन से भी ज़्यादा डेवलप सिविलाइजेशन था। मतलब सोचिए कि उस समय का इंडिया जो था हमारा वो कितना ज़्यादा डेवलप था। अब इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन ही क्यों कहा गया या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1921 में आर.बी. दयाराम साहनी ने सबसे पहले इस सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था। किसके अंडर में? सर जॉन मार्शल के अंडर में यहाँ पे डिस्कवर किया था। अब उनको कैसे पता चला कि यहाँ पे सिविलाइजेशन रहता है या क्या रहता है, क्या नहीं रहता है? तो उस समय के जो लोग रहते थे, मतलब 1920 के लगभग के जो लोग रह रहे होंगे, उनको अगर कुछ भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करना होगा, यानी घर बनाने के लिए या फिर कुछ भी चीज़ बनाने के लिए, उनको जो ईंटें मिलती थी वो ज़मीन के अंदर से मिलती थी और वो कोई साधारण ईंटें नहीं रहती थी। वो जो थी वो कुछ अलग तरीके का ईंट रहता था। तो धीरे धीरे पता चला तो लोग पूछते गए कि भाई ये ईंटें तुम लोगों को कहाँ से मिलती है? तो वो बताने लगे कि हमें तो ज़मीन के अंदर से मिलती है। तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट को धीरे धीरे ये बात पता चली। तो 1921 में आर.बी. दयाराम साहनी ने वहाँ पे खोदना शुरू किया। वहाँ से तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी निकलनी शुरू हो गई, जैसे कि हाउसेस का जो भी स्ट्रक्चर है वो निकलना शुरू हो गया, पॉट्स निकलना शुरू हो गए, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स, बहुत सारी चीज़ें निकलने लगी। सील्स देखिए, सील्स भी वहाँ पे पाए जाते थे जो कि कुछ इस तरह के रहते थे। सील्स जो अभी भी सील्स कहीं कहीं पे देखेंगे सील मारा जाता है, उसी तरह का वहाँ पे भी सील पाया जाता है। सील में जो था यहाँ पे एनिमल का मोटिव यहाँ पे दिखाया गया है, कुछ यहाँ पे साइन दिखाया गया है जो कि अनडिसाइफर है। अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट इस साइन को पढ़ नहीं पाए हैं, यानी डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। अगर हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन से और भी ज़्यादा हिस्ट्री हम लोग को पता चल सकती थी और भी ज़्यादा वहाँ पे से सामान मिल सकता था। बट जो वहाँ पे ब्रिक्स रॉबर्स थे
उन लोग मतलब जो भी चीज़ वहाँ से ईंटें निकालते थे जो घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या कुछ भी चीज़ के लिए, तो वो उतने अच्छे तरीके से तो निकालते नहीं थे, जैसे तैसे करके निकालते थे, जिसके वजह से बहुत सारा हमारा जो हिस्ट्री है वो डिस्ट्रॉय हो गया एक तरह से, ठीक है। लेकिन इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। तो जो वहाँ पे ब्रिक्स रॉबर्स थे वो इतनी ज़्यादा वहाँ से ईंटें निकाल चुके थे कि जो वहाँ से जितनी ईंटें निकली, वहाँ से जो लाहौर से लेकर मुल्तान तक के बीच का रेलवे ट्रैक बन सकता, रेलवे लाइन बन सकता था, इतना ज़्यादा वहाँ से ब्रिक्स निकला था, ठीक। तो हड़प्पा, दयाराम साहनी ने जब 1921 में हड़प्पा को डिस्कवर किया, जस्ट बाद 1922 में रक्कल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो का डिस्कवर किया, ठीक है। उसके जस्ट बाद नेक्स्ट ईयर दोनों साइड पे से, मतलब हड़प्पा मोहनजोदाड़ो जहाँ जहाँ भी डिस्कवर हुआ था वहाँ से सील्स, बेड्स, पोएट्री, इटीसी, मतलब दोनों जगहों से मिलना शुरू हो गया। जैसे मतलब मान लीजिए कि हड़प्पा में सील मिल रहा है, उसी तरह का सील मोहनजोदाड़ो में मिल रहा है, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को फिर दिक्कत नहीं हुआ कि मतलब ये जो पूरा जो सिविलाइजेशन है वो एक है, मतलब पूरा वास्ट, मतलब बहुत बड़ा सिविलाइजेशन ये फैला हुआ है। और इस सिविलाइजेशन का एरिया ऑफ सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक था? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यूपी, इंडिया का मैं बता रहा हूँ। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यूपी, ये पूरा इंडिया में मतलब बहुत सारे जगहों पे फैला हुआ था। मेनली तो इस सिविलाइजेशन का जो रीजन है वो पाकिस्तान में है ज़्यादातर, बट इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ था। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आर.बी. दयाराम साहनी ने कैसे 1921 में हड़प्पन सिविलाइजेशन को ढूंढा, उसके बाद वहाँ से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें निकली, जैसे कि पॉटरी, ऑर्नामेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें निकली। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन ही नाम क्यों रखा गया, क्योंकि सबसे पहला साइट था जो कि ये पाया गया था, इसके वजह से, जो कि डिस्कवर हुआ था, इसके वजह से इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। अब इसका हम लोग जैसा कि जानते हैं कि एक और नाम है जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम लोग ये जानेंगे कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पूरा जो सिविलाइजेशन है वो इंडस रिवर के अगल बगल बसी हुई है। सारा इंडस रिवर जितना भी साइट है वो इंडस रिवर के अगल बगल है, इसके वजह से इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं, हमारा बुक का जो पहला टॉपिक है बिगनिंग, उस पर चलते हैं। इसमें मेनली अर्ली हड़प्पा के बारे में बताया गया है, 2-4 लाइन इसमें बताया गया है अर्ली हड़प्पा के बारे में, कि जो मैच्योर हड़प्पा है उससे भी पहले कुछ साइट रहती थी, कुछ सिविलाइजेशन रहते थे, जिसको कि हम लोग अभी कहते हैं अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसमें भी हम लोग को पॉटरी पाया गया है, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर पाया गया है, पास्टोरलिज्म पाया गया है, यानी कि पशुपालन भी अर्ली हड़प्पा में भी होता था, ऐसा कि बुक में हमारा दिया हुआ है। वहाँ पे जनरली जो सेटलमेंट्स होती थी वो स्मॉल होती थी वहाँ पे, क्योंकि वो अर्ली हड़प्पा है, वहाँ पे मतलब उतना ज़्यादा विकसित नहीं होगा, इस वजह से वहाँ पे कोई लार्ज बिल्डिंग्स भी नहीं पाए गए हैं। जैसा कि हम लोग मैच्योर हड़प्पा में देखेंगे कि मैच्योर हड़प्पा में 2-2 तल्ले की बिल्डिंग यहाँ पे मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को, लेकिन अर्ली हड़प्पा में कोई लार्ज बिल्डिंग का एविडेंस नहीं मिला है। वहाँ पे कुछ साइट थे जो कि बर्निंग साइट्स मिले हम लोगों को, वहाँ पे जो कुछ साइट थी वो जो कि बर्निंग साइट मिले हम लोगों को, और कुछ एबंडेंट यानी कि खाली साइट भी हम लोगों को मिले हैं अर्ली हड़प्पा में। मैं 2600 BC के पहले का बात कर रहा हूँ। अर्ली हड़प्पा में कुछ साइट जले हुए पाए गए, कुछ खाली पाए गए, जिससे कि आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया कि जो अर्ली हड़प्पा है और जो मैच्योर हड़प्पा है उन दोनों के बीच में एक ब्रेक हुआ होगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे लोग बसने लगे, जिसको कि अभी हम लोग मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते थे। अब हमारे बुक का जो दूसरा टॉपिक है जो कि है सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। सबसिस्टेंट स्ट्रैटेजी में मेनली हम लोग ये पढ़ेंगे कि वहाँ जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ये अब हम लोग 2600 BC के बाद की बात कर रहे हैं, 2600 BC to 1900 BC के बीच की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेनली हम लोग को सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी में ये बताया जाएगा कि वहाँ पे लोग रहने के लिए या जीवन व्यतीत करने के लिए क्या क्या करते थे, क्या वो लोग खाते थे, कैसे रहते थे, मतलब वही हम लोग को इस टॉपिक में बताया जाएगा। तो वहाँ पे जो है वो सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी में हड़प्पा सिविलाइजेशन में वहाँ पे खाने में प्लांट्स एंड एनिमल्स का प्रोडक्ट वो लोग खाते थे, साथ में फिश भी खाते थे। अगर वो प्लांट का अगर प्रोडक्ट खा रहे हैं यानी कि वहाँ पे एग्रीकल्चर जरूर होता होगा, अगर वो एनिमल का प्रोडक्ट खा रहे हैं इसका मतलब कि वहाँ पे हंटिंग भी वो लोग करते होंगे। अब आगे हम लोग को ये देखा गया है कि वहाँ पे ग्रेन्स भी मिले हैं, इससे कि साफ जाहिर होता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर होता ही होता होगा। और ग्रेन्स किस किस चीज़ के मिले हैं? वीट के मिले हैं, बार्ली के मिले हैं, लेंटाइल के मिले हैं, चिकपिया के मिले हैं, सीसम के मिले हैं, मिलेट्स, राइस जो कि रेयरली पाया गया है, मेनली जगह पे राइस नहीं पाया जाता था, पाया गया है मतलब, और पाया भी गया है तो रेयरली पाया गया है, इससे ये हम लोग को अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे राइस का यूज कम होता होगा। साथ में एनिमल्स के भी बोन्स मिले हैं वहाँ पे, जिससे कि ये पता चलता है कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन में लोग रहते थे वो एनिमल्स को भी हंट करके खाते होंगे। लेकिन हम लोग को ये नहीं अभी तक पता चला है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग रहते थे वो एनिमल को खुद से हंट करते थे या फिर किसी और कम्युनिटी जो हंट करती होगी उससे उन लोग खरीदते थे या उससे उन लोग इम्पोर्ट करा करके वो
उसको यूज करते थे। जैसे अभी हम लोग मार्केट में जाते हैं, कुछ भी लेना होता है, तो जैसे चिकन लेना होता है तो मार्केट में गए, लेकर के आ गए। वही अभी तक आर्कोलॉजिस्ट को मतलब ये नहीं पता चल पाया कि वो लोग खुद हंट करते थे या फिर कहीं से वो लोग लेते थे। तो एनिमल्स के बोन्स में हम लोग किस किस के बोन्स मिले हैं, जैसे सीप हो गया, गॉट हो गया, बफेलो हो गया, पिग हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे मिले हैं। ये सब डोमेस्टिक एनिमल के बोन्स मिले हैं, जो कि पालतू होते हैं। पालतू वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ये जो सीप, गॉट, बफेलो, ये सब डोमेस्टिक एनिमल है, उसके बोन्स मिले हैं। उसके बाद जो वाइल्ड एनिमल के जो भी बोन्स मिले हैं वो है डियर, बोअर, घड़ियाल। ये वाइल्ड एनिमल के जो भी बोन्स है वो मिले हैं। अब सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजी में ही है हमारा अगला टॉपिक, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। अब हम लोग को वहाँ पे ग्रेन्स मिले हैं, इससे हम लोग को ये पता चल गया कि वहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता था। साथ में सील पे जो है वो बुल का पिक्चर मिला है, ऐसा ही वहाँ पे सील पे जो है बुल का पिक्चर बनाया हुआ है। साथ में टेराकोटा स्कल्पचर मिला है, किसका, बुल का प्लाउटिंग करते हुए, यानी कि हल जोतते हुए जो है बुल का वहाँ पे टेराकोटा मॉडल मिला है। साथ में ऑक्सन भी मिला है, जो कि यूज होता था वहाँ पे प्लाउटिंग के लिए, यानी हल जोतने के लिए। और टेराकोटा मॉडल मिला है प्लाउट का, यानी कि हल का भी टेराकोटा मॉडल मिला है, जो कि बनावली हरियाणा से मिला है और राजस्थान से मिला है। हल का भी टेराकोटा मॉडल मिल गया। प्लाउट फील्ड मिला है कहाँ से, कालीबंगन राजस्थान से। राजस्थान का जो कालीबंगन है, कालीबंगन, वहाँ से जुता हुआ खेत मिला है, यानी प्लाउट फील्ड मिला है। साथ में हार्वेस्टिंग टूल के लिए वो लोग क्या यूज करते थे, अगर मान लीजिए प्लांट बड़े हो गए तो उसको काटने के लिए क्या यूज करते थे, ऐसा डेफिनेटली मतलब बताया नहीं गया श्योरली, लेकिन मे भी ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि स्टोन का जो ब्लेड होता है, स्टोन को आगे से पतला करके उसका जो ब्लेड होता है, उससे वो लोग शायद वहाँ का प्लांट्स को हार्वेस्ट करते होंगे। साथ में वहाँ पे कैनाल्स मिले हैं। अब कैनाल्स किस लिए मिले हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा जो हड़प्पा का जो साइट है वो कि सेमी एरिड लैंड में है, सेमी एरिड एरिया में है। तो वहाँ पे रेन बहुत कम होते थे, लेकिन वहाँ पे एग्रीकल्चर तो ज़रूरी है करना, खाने के लिए या फिर जीवन आगे बिताने के लिए। तो वहाँ पे जो वो लोग कैनाल्स भी बना करके रखे हुए थे, जिससे कि इरिगेशन वो लोग करते थे। कैनाल्स कहाँ पे पाया गया, सोर्तगोई अफगानिस्तान में। पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है, यहाँ पे एक सोर्तगोई साइट है, वहाँ से हम लोगों को कैनाल्स का भी एविडेंस मिले हैं। लेकिन कैनाल्स हमारे पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। शायद वहाँ पे जो बहुत टाइम की वजह से वहाँ पे शायद वो तहस नहस हो गए होंगे, या फिर वहाँ पे कैनाल्स यूज नहीं करते होंगे लोग, शायद इसलिए वहाँ पे नहीं मिले। वहाँ पे वेल्स भी मिले हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में वेल भी मिले हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, मोहनजोदारो में 700 से भी ज़्यादा वहाँ पे कुएं मिले हैं हम लोगों को, 700 से ज़्यादा वेल्स मिले हैं। और वेल किस लिए यूज करते थे वो लोग, इरिगेशन के लिए भी यूज करते थे वेल को। साथ में वाटर रिजर्वायर मिला है। वाटर रिजर्वायर किसको कहते हैं, जिसमें एक गड्ढा सा होता है तो उसमें पानी जमा करके रखते हैं, और वो पानी को वो लोग इरिगेशन के लिए यूज करते थे या फिर डोमेस्टिक यूजेस के लिए भी यूज करते होंगे। साथ में वहाँ पर ग्राइंडर भी मिले हैं। ग्राइंडर आज वाले ग्राइंडर नहीं मिले हैं, वो उस समय के जो ग्राइंडर होते थे वो एक बड़ा सा पत्थर होता था, जिसको कि अभी हम लोग सिलौट बोलते हैं, और साथ में एक पतला सा ऐसा पत्थर होता था, जो कि वो लोग मसाले को ग्राइंड करने के लिए यूज करते थे। मेनली वो ग्राइंडर अभी भी बहुत सारे घरों में पाए जाते हैं। वो ग्राइंडर किस चीज़ के बने होते थे, या तो स्टोन के बने होते थे, या फिर मेटल के, या फिर टेराकोटा के बने होते थे, जैसा कि हम लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक 3 पे, मोहनजोदारो ए प्लान्ड अर्बन सेंटर। तो हम लोग को इस पार्ट 3 का जो टॉपिक से ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है। मोहनजोदारो, जो कि आप लोगों ने मैप में देखा होगा, एक हड़प्पा का साइट है, वहाँ एक प्लान्ड अर्बन सेंटर, एक टॉपिक में ही बता दिया गया है कि एक प्लान्ड अर्बन सेंटर था, यानी कि ये जो पूरा शहर है पहले वेल प्लान किया गया, उसके बाद वहाँ पे मोहनजोदारो एक शहर को बसाया गया। मोहनजोदारो जो था वो सेटलमेंट जो 2 पार्ट में डिवाइडेड था, 2 पार्ट में डिवाइडेड था। एक का नाम था सिटाडेल, दूसरे का नाम था लोअर टाउन। सिटाडेल जो था वो हायर था लेकिन स्मॉलर था, कम एरिया में था। सिटाडेल जो था वो ऊंचाई पे था लेकिन उसका एरिया जो था वो कम था। लेकिन लोअर टाउन जो था वो सिटाडेल के मुकाबले नीचा पे बसा हुआ था, यानी लोअर था लेकिन लार्जर था, और उसका एरिया जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था कंपेयर टू सिटाडेल। अब जो सिटाडेल है वो कंस्ट्रक्टेड ऑन द मड ब्रिक्स पे कंस्ट्रक्टेड था, इसीलिए तो ऊंचाई पे था। नीचे से मड ब्रिक्स पे पूरा कंस्ट्रक्टेड था, उससे वो ऊंचा हुआ, इसीलिए वो ऊंचाई पे सिटाडेल बसा हुआ था। जो लोअर टाउन था वो ऑन अ प्लेटफॉर्म, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स वहाँ का जो थे लोअर टाउन के, वो कुछ ऐसे नीचे प्लेटफॉर्म बनाए जाते थे, उसके ऊपर से फिर बिल्डिंग्स उस पर बनाई जाती थी। सिटाडेल जो था वो वॉल था चारों तरफ से, फोर्टिफाइड भी था। हमारे बुक में ये दिया हुआ है कि सिटाडेल जो है वो मतलब ऊंची उसकी दीवारें चारों तरफ से बनाई हुई थी,
और मतलब एक तरह से सेपरेट था पूरी तरह से लोअर टाउन से। ऊंचा ऊंचा दीवार था, दीवार लोअर टाउन में भी था लेकिन वो बहुत ज़्यादा एरिया में वो बसा हुआ था, इसलिए उसका दीवार जो था छोटा था। और मेनली मतलब छोटे छोटे दीवार यहाँ पे भी लोअर टाउन में भी थे। सिटाडेल जो है वो सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन से बिल्कुल भी सेपरेट था। सिटाडेल जो ऊंचाई पे बसा हुआ था, साथ में वो फोर्टिफाइड था, चारों तरफ से घेराबंदी किया हुआ था, इसलिए वो सेपरेट था लोअर टाउन से। लोअर टाउन में ऐसा माना गया है कि मोबिलाइज ऑफ लेबर लगे होंगे मतलब उसको बनाने में। ऐसा हमारे मतलब बुक में दिया हुआ है कि अगर एक लेबर क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का मतलब है कि मतलब एक क्यूबिक मीटर ऑफ मड यानी मिट्टी अगर वहाँ से उठाते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए अगर वो जाते हैं तो एक दिन में एक लेबर ऐसा अगर करता है तो 4 मिलियन लेबर जो है वो पर डे लगेंगे इस पूरे जो प्लेटफॉर्म है उसको बनाने के लिए। यानी कि 40 लाख लोग पर डे लगेंगे ये पूरे प्लेटफॉर्म को सिटाडेल और लोअर टाउन है उसको बनाने के लिए। अब जो हमारा अगला जो है वो जो मतलब सिटाडेल और लोअर टाउन जो है वो मेनली जो लोअर टाउन है वो प्लान किया गया था। पहले नीचे प्लेटफॉर्म बनाया गया कि कैसे रास्ता होगा, कहाँ से ड्रेनेज सिस्टम होगा, उसके बाद उसके ऊपर से फिर बिल्डिंग बनाए गए। जहाँ जहाँ पे वो जगह मतलब ये रास्ता बना दिया गया, फिर वहाँ पे पहले से स्ट्रक्चर बना दिया गया कि यहाँ पे बिल्डिंग्स बनेंगे, इसके नीचे से ऐसे ड्रेनेज जाएगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वेयर हाउस होगा, यहाँ पे क्या होगा। उसके बाद उसके प्लान किया गया, उसके बाद उस पर बिल्डिंग बनाए गए। वहाँ के जो ब्रिक्स थे, ब्रिक्स भी कोई साधारण ब्रिक्स नहीं थे, सनराइज ब्रिक्स थे प्लस में स्टैंडर्डाइज रेशियो के थे। ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा कैसा है ब्रिक्स उठाया और ला करके लगा दिए, नहीं, एक स्टैंडर्डाइज रेशियो के थे। पूरे घर में एक तरह के ब्रिक्स यूज हुए थे घर को बनाने के लिए। हाँ, मतलब टेढ़ा मेढ़ा ब्रिक्स नहीं, पूरे एक तरह के ब्रिक्स एक साइज का स्टैंडर्डाइज रेशियो में पूरे घर को बनाने के लिए यूज हुए थे। साथ में टॉपिक 3 में भी है 3.1 लेइंग आउट ऑफ ड्रेनेज। मोहनजोदारो में जो है वो ड्रेनेज जो है एक वेल डेवलप्ड था, यानी कि आज के मुकाबले कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से आज से भी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे था। तो वहाँ पर पहले प्लान किया जाता था, जो जितना भी नीचे प्लेटफॉर्म बनता था कि कहाँ पे स्ट्रीट बनेगा, कहाँ पे बिल्डिंग्स, कौन से बिल्डिंग्स बनेंगे, सारा कुछ पहले प्लानिंग होता था जैसा कि हम लोग पहले पढ़े। उसके बाद उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाए जाते थे, हाउस मतलब घर बनाए जाते थे नॉर्मल। उसके बाद जो घर का जो एक वॉल था, वॉल अलॉन्ग द स्ट्रीट, मतलब घर का जो एक वॉल था वो स्ट्रीट से जरूर ही लगेगा। जैसे मान लीजिए स्ट्रीट है, इसका जो मान लीजिए यहाँ पे घर बना तो घर का जो वॉल है वो स्ट्रीट से जुड़ेगा। स्ट्रीट से इसलिए जुड़ता था ताकि जो घर का ड्रेनेज सिस्टम है और स्ट्रीट के नीचे से जो ड्रेनेज सिस्टम पार होता था उससे वो जुड़ सके। अब जो स्ट्रीट होता था, स्ट्रीट एक ग्रिड पैटर्न में होता था और वो पैटर्न होता था जो कि इंटरसेक्टिंग राइट एंगल, मतलब मान लीजिए मेन स्ट्रीट है, फिर ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है, ये मेन स्ट्रीट है, यहाँ से जो स्ट्रीट आ रहा है ये और ये देखिए राइट एंगल पे बिल्कुल ही मिलता है। और इसके अंदर से ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जितने भी नाले कूड़े कचड़े जो भी मतलब ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसपे, तो वो सारा नाली का पानी इस रोड के अंदर से जाता था। और जो घर है, घर का आप हर वॉल देखिएगा तो स्ट्रीट से जरूर लगेगा ताकि इसका जो ड्रेनेज है वो रोड के जो भी ड्रेनेज स्ट्रीट के नीचे जो ड्रेनेज जा रहा है उससे वो लग सके। अब इसी में हमारा अगला मोहनजोदारो में ही अगला टॉपिक है 3.2 डोमेस्टिक आर्किटेक्ट। अब डोमेस्टिक आर्किटेक्ट हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि वहाँ का रोड कैसा होता था, ड्रेनेज सिस्टम कैसा होता था। अब हम लोग जानेंगे वहाँ का कि जो डोमेस्टिक आर्किटेक्ट है यानी कि घर जो होता था वहाँ का वो कैसा होता था। तो घर वहाँ का मोहनजोदारो का जो लोअर टाउन है, लोअर टाउन में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा बताया कि वो रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर वहाँ पे भी पाए गए हैं, मतलब नॉर्मल पीपल्स के घर वहाँ पे पाए गए हैं आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा। वो जो घर होता था, घर के बीच में एक आंगन होता था जिसको कि लोग आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे कोर्ट यार्ड बोलते हैं। कोर्ट यार्ड जो है घर के बिल्कुल बीच में होता था, सेंटर ऑफ द हाउस होता था घर के, और उसके चारों तरफ जो होते थे रूम होते थे। इसका ये मतलब नहीं कि चारों तरफ रूम है बीच में आंगन है तो डायरेक्ट घुसे तो आंगन में आ गए, नहीं, वहाँ पे लोग प्राइवेसी का भी बहुत ध्यान रखते थे जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब ये जो कोर्ट यार्ड है, कोर्ट यार्ड में एक्टिविटी क्या क्या होता था, तो एक्टिविटी कुकिंग और वेविंग जो है वहाँ के मतलब लोग कोर्ट यार्ड में बैठ करके कुकिंग या वेविंग हॉट या ड्राई सीजन में करते थे। अब वहाँ पे लोग प्राइवेसी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, मतलब आज के दिनों से बहुत ज़्यादा। वहाँ पे एक भी घर में विंडो नहीं था, मतलब घर का जो अगर 2 स्टेयर का घर है तो ठीक है, 2 स्टेयर का घर जो निचला तल्ला होगा उस पर एक भी बाहर से विंडो नहीं था। नो डायरेक्ट व्यू टू कोर्ट यार्ड, मतलब अगर कोई इंसान घर के अंदर आता है तो डायरेक्ट कोर्ट यार्ड, मतलब उसको कोर्ट यार्ड दिखेगा ही नहीं। जो घर का बीच का आंगन है जहाँ पे कुकिंग और वेविंग होता था वहाँ तक उसको डायरेक्ट व्यू है ही नहीं। वहाँ पे स्ट्रक्चर भी बुक में एक दिया हुआ है, मतलब उसका डिज़ाइन की कैसा होता था वो उसमें भी दिया हुआ है कि मतलब कोर्ट यार्ड के भीतर अंदर का जो भी चीज़ है वो डायरेक्ट व्यू से नहीं मिल सकता है। वहाँ पे हर घर में बाथरूम थे, बाथरूम जो थे मतलब हर घर में बाथरूम थे। आज भी हमारे गांव में बहुत सारे गांव में ऐसा भी है कि बाथरूम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ हर घर में बाथरूम थे। स्टेयर केस भी मिले जिससे कि ये साबित होता है कि वहाँ पे 2 तल्ले का भी बिल्डिंग होगा। वहाँ पे वेल मिले हैं, कुआँ,
मतलब मेनली घर में बहुत सारे घरों में कुएं भी मिले हैं। कुएं जो थे जिस घर में कुआं होता था उस घर की एंट्री बाहर से होती थी। मतलब ये नहीं कि अगर कुएं के लिए किसी बाहरी आदमी को आना है कुएं तक पानी लेने के लिए तो घर के अंदर से जाएगा, नहीं, वो बाहर से ही बाहर उसका रास्ता हुआ करता था और बाहर से ही बाहर वो अगर पानी का जरूरत है तो वो लोग यूज करके जाते थे। और जो कुएं है वो पासर्स बाई के लिए भी थे, मतलब जो राहगीर आते जाते थे वो लोग भी कुएं को यूज करते थे, क्योंकि उसका रास्ता मतलब घर के अंदर से कुछ लेना देना नहीं रहता था कुएं का। और जो वेल है 700 से मतलब ऑलमोस्ट 700 जो वेल है वो मोहनजोदारो में पाए गए हैं, ऐसा हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है। अब 3.3 टॉपिक में हम लोग आ गए। इसमें मेनली सीडाडिल, ये जो सीडाडिल हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा इसको हम लोग डिटेल में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर पाया गया है सीडाडिल में, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि वो पब्लिक पर्पज़ के लिए यूज होता होगा उस समय पे। एक स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर था, क्या उसका बनावट था, किस तरह से अगर आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि वो पब्लिक पर्पज़ के लिए यूज होता था। साथ में वहाँ पे एक वेयर हाउस भी पाया गया है। वेयर हाउस मेनली जो वेयर हाउस है उसका निचला हिस्सा जो है वो ब्रिक्स का बना हुआ है, और जो ऊपर मतलब ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका वो वुड का बना होगा, जो कि बहुत सालों मतलब पुराना तो हो ही गया है, तो उसके वजह से वो मतलब गायब हो गया होगा। जो निचला हिस्सा है वेयर हाउस का वो ब्रिक्स का बना होगा, ब्रिक्स का बना हुआ था, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ऊट का बना हुआ था, मतलब लकड़ी का बना हुआ था। अब जो पब्लिक पर्पज़ के लिए जो हम लोग बात कर रहे थे वो था ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया, अभी एक्सप्लेन करेंगे इसको। एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था जिसके कि चारों तरफ कॉरिडोर थे, इस तरह से कुछ एक टैंक था, ये एक टैंक है, उसके चारों तरफ कॉरिडोर हैं जिसके कि 3 साइड्स रूम थे। मतलब ये जो 4 तरफ कॉरिडोर है इसमें से 3 तरफ रूम्स बनाए हुए थे, जिसमें से कि एक रूम में कुआं पाया गया है, यानी कि वेल पाया गया है, ठीक है। उसमें जो स्टेयर थे, मतलब जो वो रेक्टेंगुलर टैंक है जो कि ग्रेट बाथ है, उसमें जो स्टेयर थे एक तरफ नॉर्थ से एक तरफ साउथ से, दोनों तरफ से आने के लिए उसमें स्टेयर्स बनाए गए थे। मतलब इस तरह से एक गड्ढा है, उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से ऐसे अंदर जाने के लिए स्टेयर्स बनाए गए थे। और वो वाटर टाइट कैसे बनाया गया, मतलब उससे पानी लीक ना हो या कुछ भी बाहर का पानी अंदर ना आए, इस तरह से कुछ वाटर टाइट इस तरह बनाया गया। उसमें ब्रिक्स और जिप्सम का यूज करके उसको वाटर टाइट बनाया गया था। और जो उसका वाटर था वो एक लार्ज ड्रेनेज में जा करके मतलब बह जाता था, यानी फ्लो होता था उसका वाटर कहाँ पे, एक लार्ज ड्रेनेज में। यहाँ पे देखिए एक टैंक है जिसका कि इधर से भी साउथ से और नॉर्थ से सीढ़ी बनाया हुआ है, उसके तीनों तरफ रूम्स हैं, और जिसमें से एक रूम में वेल पाया गया है, चारों तरफ कॉरिडोर है, 3 तरफ रूम है, एक में वेल पाया गया है, स्टेयर कास है क्योंकि नॉर्थ और साउथ में ग्रेट बाथ का पाया गया है। और सीडाडिल के ही नॉर्थ में एक स्मॉल बिल्डिंग पाया गया है जिसमें कि 8 बाथरूम पाए गए हैं सिर्फ, मतलब नहाने स्नान गृह उसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे। 8 बाथरूम तो पाए गए हैं, जो कि एक कॉरिडोर है। यहाँ पे देखिए एक कॉरिडोर है जिसमें कि 8 बाथरूम पाया गया है, 4 एक तरफ, मतलब इस तरफ 4 इस तरफ 4। इसका भी जो पानी जो बहता था वो जा करके एक ड्रेन में मिल जाता था, यानी एक मतलब जो भी ड्रेन है उसमें जा करके बह जाता था। इन सब चीज़ों को देख करके आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया कि ये जो चाहे ग्रेट बाथ हो गया या फिर ये जो बिल्डिंग हो गया, एक स्पिरिचुअल बात के लिए ये लोग यूज करते होंगे। जैसे अभी हम लोग किसी मान लीजिए छठ पूजा होता है तो हम लोग घाट पे जाकर के नहाते हैं, वो एक स्पिरिचुअल एक ओकेजन पे हम लोग जाकर के वहाँ पर नहाते हैं या फिर उसको प्रैक्टिस करते हैं। उसी तरह से ग्रेट बाथ हो गया या फिर जो भी ये बिल्डिंग में 8 बाथरूम्स है उसको लोग स्पिरिचुअल यूज के लिए, स्पिरिचुअल थिंग्स के लिए यूज करते होंगे, ऐसा हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है। अब हम लोग आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे जिसका कि नाम है ट्रैकिंग द सोशल डिफरेंस। अब सोशल डिफरेंस को ट्रैक करने के लिए यानी सोशल डिफरेंस जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, मतलब आज के दौर पे भी सोशल डिफरेंस है, जैसे उस समय पे कुछ टाइम पहले भी था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से सोशल डिफरेंस मतलब चलते आ रहा है, हर टाइम से चलते आ रहा है। तो क्या जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उस टाइम पे भी सोशल डिफरेंस हुआ करता था? इसके जानने के लिए जो हड़प्पा के जो भी आर्कियोलॉजिस्ट है जो हड़प्पन साइट को डिग कर रहे थे या खुदाई कर रहे थे, डिस्कवर कर रहे थे, तो वो लोग ब्यूरियल्स को मतलब एक तरह से जरिया बना जानने का कि क्या वहाँ पे मतलब अलग अलग तरह के ब्यूरियल्स पाए गए या फिर जो भी ब्यूरियल्स पाए गए उससे जानने की कोशिश की कि क्या वहाँ पे सोशल डिफरेंस था। जैसे कि इजिप्ट का जो पिरामिड्स होते थे, जो बहुत सारे पिरामिड्स में बहुत सारे वेल्थ मतलब ब्यूरिड किया जाता था। जो भी इजिप्ट के पिरामिड्स होते थे वो लोग कौन लोग करते थे, जो रिच पीपल होते थे वो करते थे, जिनके पास ज़्यादा वेल्थ होगा वही तो पिरामिड्स के अंदर वेल्थ ज़्यादा डिग करेगा या अंदर ज़्यादा वेल्थ रखेगा। उसी तरह से जो हड़प्पा में थे वो पिरामिड्स नहीं बनते थे, हड़प्पा में जो ब्यूरियल्स होते थे वो पीट का बना होता था। पीट यानी होता है गर्त, एक तरह से गड्ढा कह सकते हैं हम लोग। उसी में हड़प्पा के जितने भी लोग होते थे मतलब उसी में ब्यूरिड किए जाते थे। अब जो पीट है वो भी थोड़ा डिफरेंस पाया गया है, कुछ पीट जो है वो थोड़ा लग्जरियस या फिर मतलब एक दूसरे से डिफरेंस पाया गया है। तो इससे भी हम लोग कह सकते हैं कि मे भी थोड़ा सोशल डिफरेंस होगा, यानी इकोनॉमिकल तौर पे हो या फिर सोशल तौर पे हो, किसी भी तौर पे हो, मे भी हो सकता है।
कुछ ग्रेप्स में, कुछ जो ग्रेप्स हड़प्पन साइट पे पाए गए हैं उसमें ऑर्नामेंट्स पाए गए हैं, ज्वेलरी पाए गए हैं, कॉपर मिरर पाए गए हैं, जैस्पर पाए गए हैं। जैसा कि आर्कियोलॉजिस्ट हम लोग को बताते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ऑर्नामेंट ज्वेलरी, वो लोग जो हड़प्पन लोग थे वो ऐसा मानते थे कि आफ्टर लाइफ मतलब मरने के बाद भी वो लोग उसका यूज करते थे। 1980 के एग्जीबिशन में हम लोग को 3 सेल्स फाउंड नियर द मेल ऑफ स्कल, मतलब 3 जो शंख, सेल यानी शंख होता है, शंख का 3 टुकड़े जो है एक मेल के स्कल के नज़दीक पाया गया है 1980 में। सम पीपल डोंट ब्यूरिड द प्रीशियस थिंग। हड़प्पन के कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे कि मतलब ज़्यादा महंगा चीज़ अगर ब्यूरियल्स के साथ दफनाना चाहिए। मतलब कुछ पीपल जो है वो प्रीशियस थिंग ब्यूरिड नहीं करते थे ब्यूरियल्स के साथ। अब ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस का 4.2 टॉपिक है लुकिंग फॉर लग्जरियस। अब लोग लग्जरियस दिखने के लिए क्या करते थे, यानी कि अगर जो गरीब है वो लग्जरियस नहीं दिखेगा, जो अमीर है वही तो लग्जरियस दिखेगा। तो इससे भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ये पता लगाने की कोशिश किए कि क्या जो लग्जरियस चीज़ें पाई गई वहाँ से या फिर जो नॉर्मल चीज़ें पाई गई किस तरह की चीज़ें थी, इससे भी सोशल डिफरेंस जानने की हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कोशिश की। वहाँ के जो आर्टिफैक्ट्स थे, यानी कि जो भी चीज़ें वहाँ पे पाई गई, जैसे पोएट्री हो गई या फिर इस तरह की जो भी चीज़ें पाई गई, आर्टिफैक्ट जो कि बनाए जाते थे, उससे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो है इस चीज़ को जानने की कोशिश की क्या वहाँ पे सोशल डिफरेंस थे या फिर नहीं थे। तो आर्टिफैक्ट को 2 पार्ट में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने डिवाइड किया। एक यूटिलिटेरियन, मतलब कि जो डेली यूज के लिए सामान यूज होता था, दूसरा जो है लग्जरियस, यानी जो लग्जरियस थिंग थी उसको आर्टिफैक्ट को 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया। जो डेली यूज के लिए जो थी चीज़ें थी वो बने होते थे स्टोन या क्ले के, जो कि नॉर्मल चीज़ें जो डेली यूज के लिए वहाँ पे यूज होती थी। और जो लग्जरियस थिंग्स थी वो कि रेयरली पाए जाते थे, मतलब बहुत जगहों पे नहीं पाए जाते थे। और जो डेली यूज की थी वो इजीली पाए जाते थे, मतलब कहीं भी खोदा तो वो जैसे पॉटरी हो गए, नीडल्स हो गए, वो हर जगह मतलब पूरे सिविलाइजेशन में फैला हुआ था, हर जगह पाया जा रहा था। जबकि जो लग्जरियस थिंग्स थे वो हर जगह पाए नहीं जाते थे। महंगी चीज़ें हर जगह कहाँ मिलती है। उसी तरह से जो जैसे लग्जरियस थिंग हो, जैसे पॉट्स ऑफ फाइंस एक अभी मैं बताऊंगा। फाइंस का जो पोर्ट मिला है वो मतलब बहुत कम जगहों से मिला है। और फाइंस कैसे बनता है, फाइंस बनता है एक अर्थ के सैंड जो भी है, सैंड में उसमें कलर मिक्स करते हैं हम लोग, उसके साथ गम मिक्स करके और फिर उसको एक शेप दे करके पॉट के साइज़ का जो भी आपको बनाना है फाइंस का, उसको शेप दे करके उसको फायर में हम लोग फायर कर मतलब आग से उसको पकाते हैं, उसी को फाइंस कहते हैं। और उसका मतलब पोर्ट्स भी बनता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, बीट्स भी बनती है, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी बनती है। तो पोर्ट्स ऑफ फाइंस भी मिला है जो कि वहाँ लग्जरियस कैटेगरी में आर्कियोलॉजिस्ट ने रखा है। और जो भी ऐसी चीज़ है जो कि कॉम्प्लिकेटेड होती है को बनाने के लिए, जो भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत ही मुश्किल से बनती थी, उसको लग्जरियस थिंग में रखा गया है। और जो फाइंस की चीज़ें हैं वो लार्ज सेटलमेंट से पाए गए हैं, जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, यानी कि जो बड़ा सेटलमेंट था वहाँ से ये सारी चीज़ें पाई गई है। और जो जैसे कि पोर्ट्स ऑफ फाइंस है वो परफ्यूम की बॉटल के लिए भी यूज होता था, जो कि मेनली मोहनजोदारो, हड़प्पा से ही पाए गए हैं ज़्यादातर। जैसे कि कालीबंगन से तो एक भी नहीं पाए गए हैं। जो परफ्यूम का बॉटल है जो कि फाइंस का बनता था, कालीबंगन से एक भी परफ्यूम का बोतल जो कि फाइंस से बनता था वो नहीं पाए गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो गोल्ड है, गोल्ड भी बहुत ही रेयरली मिलता था और कॉस्टली भी होता था। आज प्रेजेंट डे की तरह जो आज के तौर पे भी हम लोग देखते हैं कि सोना बहुत ही महंगा मिलता है, उसी तरह से उस समय पे भी था। यानी 2600 BC टू 1900 BC के बीच का जो पीरियड है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मैच्योर हड़प्पा, उस समय में भी वैसा ही था, गोल्ड मतलब रेयरली मिलता था। अब हमारा अगला टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे फाइंड किया आर्कियोलॉजिस्ट की कहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, कैसा होता था, क्या टेक्नोलॉजी यूज करते थे वो लोग, क्या टेक्निक्स यूज करते थे वो लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो वहाँ का एक जो साइट है चनहुदारो, वो मेनली था एक तरह से क्राफ्ट प्रोडक्शन का, एक तरह से सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन था, एक तरह से हब था वहाँ पे। मतलब जितना भी क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था सारी चीज़ें वहाँ पे बनती थी। ये जो है सिर्फ 7 हेक्टेयर में था, कंपेयर टू मोहनजोदारो ये बहुत ही छोटा था, क्योंकि मोहनजोदारो जो था वो 125 हेक्टेयर में था, 125 हेक्टेयर का। चनहुदारो जो है सिर्फ 7 हेक्टेयर का, मतलब एक बहुत ही छोटा सा साइट है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे मैप में भी देखा होगा कि बहुत ही छोटा साइट है और वहाँ पे एक तरह से सेंटर था, मतलब सारी चीज़ें बनती थी। और जो भी चीज़ें वहाँ पे बनती थी, जैसे ज्वेलरी हो गया और जितना भी क्राफ्ट का चीज़ें, क्राफ्ट प्रोडक्शन में जो भी चीज़ें आती है सारी चीज़ें बनती थी। और फिर पूरे साइट पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक्सपोर्ट होता था, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, बालाकोट, मतलब अलग अलग साइट पे वो एक्सपोर्ट होता था। अब जो
क्राफ्ट प्रोडक्शन है वो वहाँ पे होता क्या था, जैसे बीड मेकिंग हो गया, सेल कटिंग हो गया, वेट मेकिंग हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, मतलब एक तरह से हब था, सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी। अब जो बीड्स को बनाने के लिए वो लोग क्या यूज करते थे, तो स्टोन, मेटल और सेल का यूज करते थे वो लोग मेनली। जो स्टोन है, स्टोन में क्या यूज करते थे, तो कार्नेलियन हो गया, कार्नेलियन जो रेड कलर का होता है, प्लस में जैस्पर यूज करते थे, स्टीएटाइट यूज करते थे, मेटल में कॉपर यूज करते थे, ब्रोंज यूज करते थे, गोल्ड यूज करते थे, सेल में यूज करते थे टेराकोटा, फाइंस, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, लग्जरियस थिंग में फाइंस, बर्न क्ले यूज करते थे वो लोग बीड्स को बनाने के लिए। अब बीड्स का जो होता था वो शेप कैसा कैसा देते थे वो लोग, सिलेंड्रिकल, डिस्क, स्फेरिकल, मतलब अलग अलग तरह का शेप भी देते थे वो लोग। प्लस में उसमें डेकोरेशन कैसे करते थे, तो उसमें पेंटिंग करते थे, पेंटिंग के साथ साथ डिजाइन ऑन टू देम, मतलब उसके ऊपर से डिजाइन भी, मतलब कुछ भी चीज़ अगर बीड्स बनाए तो उस पर डिजाइन भी देते थे वो लोग, उसके साथ साथ उसका पेंटिंग भी करते थे। इसलिए तो वहाँ का आर्टिफैक्ट जो था वो मतलब एक तरह से यूनिक था, अलग अलग चीज़ें भी बनाते थे वो लोग, एक तरह बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे। प्लस में क्या टेक्निक यूज करते थे वो लोग इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, तो वो लोग यूज करते थे स्टीएटाइट, जो कि एक सॉफ्ट स्टोन होता है, सॉफ्ट स्टोन जो कि इजी टू मेक होता है, मतलब आसान होता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, उसका वो लोग यूज करते थे। प्लस में पेस्ट यूज करते थे किसका, स्टीएटाइट पाउडर, मतलब अगर कुछ भी चीज़ चिपकाना होता था तो वो लोग स्टीएटाइट पाउडर यूज करते थे किसी भी चीज़ को शेप देने के लिए, मतलब एक के दूसरे एक क्राफ्ट प्रोडक्शन के ऊपर, मतलब बीड्स के ऊपर कुछ और लगाना है, कुछ और डिजाइन देना है, तो वो लोग स्टीएटाइट का पेस्ट यूज करते थे। और एक माइक्रो बीड्स ऑफ स्टीएटाइट पाया गया, मतलब एक बहुत ही छोटा छोटा बीड्स पाया गया है स्टीएटाइट का बना हुआ, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ वो फाइंड करने के लिए कि वो लोग कैसे बनाते थे, मतलब वो पता ही नहीं कर पाए आर्कियोलॉजिस्ट कि वो जो छोटा छोटा बीड्स था जो कि स्टीएटाइट का बना होता था वो कैसे बनाते थे। हड़प्पन के जो भी मतलब चंद उदारों में जो भी लोग रहते थे या फिर हड़प्पन साइड पे जहाँ भी लोग रहते थे वो कैसे बनाते थे ये इतने छोटे छोटे बीड्स। वहाँ पे फिर जो ये टेक्निक्स जो ये यूज करते थे उसके बाद फिर वो लोग ग्राइंडिंग करते थे, पॉलिशिंग करते थे, जो भी क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता था उसका, मतलब बीड्स का, फिर ड्रिलिंग करते थे, उसके बाद जाकर के पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता था, तब जाके एक बीड्स बनता था, मतलब कुछ भी वैसा चीज़ बनता था जो कि यूज में आया। जैसे क्राफ्ट का कोई भी चीज़ मतलब ऐसा बनता था जो कि वहाँ के लोगों के लिए फिर एक्सपोर्ट होता था, जैसे मोहनजोदड़ो या हड़प्पा में। अब इसके बाद जो है ड्रिलिंग जो जिस चीज़ से वो लोग हड़प्पा चंद उदारों के लोग करते थे वो भी, यानी हड़प्पन साइड पे जो भी लोग ड्रिलिंग करते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए वो ड्रिलिंग भी पाए गए हैं। कहाँ से पाए गए हैं, चंद उदारों, लोथल और जल्दी में धोलावीरा से भी वो पाए गए हैं। प्लस में सी कोस्ट में कुछ साइट है जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे होंगे, जैसे नागेश्वर हो गया, बालाकोट हो गया, जहाँ पे कि मेनली सेल का ऑब्जेक्ट बनाया जाता था। और वो सेल का ऑब्जेक्ट क्या होता था, जैसे कि बैंगल्स हो गया, वो लोग मतलब वो चीज़ बनाते थे और फिर उसको पूरे साइट पे मतलब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा अलग अलग जगह पे उसको एक्सपोर्ट करते थे। अब फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन का ही 5.1 टॉपिक है, आइडेंटिफाइंग द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। यानी क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर हम लोग कैसे जानेंगे, यानी साइट कैसे जानेंगे कि चंद उदारों में क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। तो जहाँ से सेल्स पाए जाएंगे, कॉपर ओर पाए जाएंगे, टूल्स पाए जाएंगे, और मेनली जो वेस्ट मटेरियल है, तो जैसे कॉपर का कुछ बना, जो कुछ क्राफ्ट बना, जैसे बेड्स बना, तो उसके लिए जो भी क्राफ्ट लगे या भी जो भी मटेरियल लगे, जो भी रॉ मटेरियल लगे, तो जैसे बारीकी से कुछ काम होता था उसका वेस्ट जरूर निकलता होगा। तो जो वेस्ट मटेरियल जहाँ भी पाए जाते थे वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट बताते थे कि वहाँ पे मतलब क्राफ्ट प्रोडक्शन वहाँ पे होता था। और क्राफ्ट प्रोडक्शन सिर्फ चंद उदारों में ही नहीं होता था, हड़प्पा मतलब बड़े बड़े शहरों में भी होता था, बड़े बड़े साइट पे भी होता था, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, इन जगहों पे भी क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। अब हम लोग का टॉपिक 6 है द स्ट्रैटेजी फॉर प्रोक्योरिंग द मटेरियल। अब हम लोग टॉपिक 6 में आ गए हैं इस चैप्टर का। बाकी जो 2 पार्ट है इस वीडियो का उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन होगा। तो स्ट्रैटेजी फॉर प्रोक्योरिंग द मटेरियल, इसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि जो हड़प्पा के लोग थे वो जो भी क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए मटेरियल का यूज करते थे वो लोग उस चीज़ को लाते कहाँ से थे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे मटेरियल, वैरायटी ऑफ मटेरियल का यूज होता है, जिसमें से कि कुछ मटेरियल जो है जो हड़प्पा के लोग के लिए लोकली अवेलेबल थे, जैसे कि क्ले हड़प्पा के लोगों के लिए लोकली अवेलेबल थे, लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल थे जिसको उन लोगों को इंपोर्ट कराना होता था दूसरे जगहों से, जैसे कि इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। वो लोग बाहर से क्या इंपोर्ट कराते थे, जैसे सम स्टोन, कुछ स्टोन इंपोर्ट कराते थे, टिम्बर इंपोर्ट कराते थे, साथ में मेटल इंपोर्ट कराते थे। अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि वो लोग इंपोर्ट कराते थे बाहर से, लेकिन अगर इंपोर्ट कराते थे इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग को ये कैसे पता चला कि वो लोग इंपोर्ट कराते थे, कैसे इंपोर्ट कराते थे, किस चीज़ से इंपोर्ट कराते थे। तो इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला था, टेराकोटा मॉडल ऑफ बुल्क कार्ट, जिसका कि वो लोग यूज करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। टेराकोटा मॉडल मिला था बुल्क कार्ट का, जिसका कि वो लोग यूज करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, साथ में कोस्टल रूट को भी वो लोग यूज करते थे। कोस्टल रूट ऑल्सो यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन।
अब हम लोग का टॉपिक 6 का है 6.1 जो है टॉपिक मटेरियल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। मतलब कि जैसे आज का मतलब कुछ भी मटेरियल जो भी वो लोग सब कॉन्टिनेंट से लाते थे या फिर उसके बाहर से लाते थे, जैसे कि आज के डेट में अगर हम लोग एग्जांपल लें तो जैसे बेंगलोर में किसी क्राफ्ट प्रोडक्शन का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए हम लोग या तो मान लीजिए कुछ मटेरियल बिहार से इंपोर्ट कराएंगे बेंगलोर में, या फिर कुछ झारखंड से, कुछ बंगाल से, ऐसे ऐसे अलग अलग जगहों से इंपोर्ट कराएंगे। लेकिन सारा चीज़ इंडिया में ही तो नहीं मिलेगा, इसके लिए हम लोग कुछ प्रोडक्ट जो है फ्रांस से भी इंपोर्ट कराते हैं, कोरिया से भी आ जाएगा, जर्मनी से भी आएगा। तो मतलब अलग अलग कंट्री से भी हम लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन यानी कुछ मटेरियल को भी, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कराते हैं। तो क्या उस समय पे भी, आज से हज़ारों साल पहले भी ऐसा जो हड़प्पन साइड पे लोग रहते थे ऐसा वो लोग करते थे? इस टॉपिक में मेनली हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हड़प्पन प्रोक्योर मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इज वेरियस वे। वो लोग बहुत सारे तरीक़ों से जो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जो भी मटेरियल यूज़ करते थे वो लोग बहुत सारे तरीक़ों से इस चीज़ को मतलब लाते थे। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोगों ने देखा था इस्टेब्लिश द नागेश्वर एंड बालाकोट एरिया वेयर सेल वेयर अवेलेबल। मतलब उन लोगों ने 2 साइट पे वहाँ से इस्टेब्लिश किया था, जैसे नागेश्वर और बालाकोट। वो सी साइट में था जैसा कि हम लोग जानते हैं, और उन लोगों ने वहाँ पर क्यों उसको इस्टेब्लिश किया था? क्योंकि वहाँ पे सेल इजीली अवेलेबल था। साथ में सोर्तकुई जो कि अफगानिस्तान में है, वहाँ पे एक लैपिस लिजुली नाम का एक ब्लू स्टोन होता है जो कि जिसका कि हाई वैल्यू है, बहुत महंगा मिलता था उस समय पे। लैपिस लिजुली उन लोगों को मिल जाता था सोर्तकुई से। प्लस में लोथल गुजरात जो कि साइट है, लोथल गुजरात में है, वहाँ से उन लोगों को कार्नेलियन मिलता था। प्लस में साउथ राजस्थान आज का और नॉर्थ गुजरात से उन लोगों को स्टीएटाइट मिलता था, और आज के राजस्थान से मेटल भी उन लोग को मिल जाता था। तो ये मतलब अलग अलग जगहों से, ये तो हो गया कि मतलब हड़प्पा के अगल बगल एरिया से वो लोग क्या अपने रॉ मटेरियल को, आर्टिफैक्ट को बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल को वो लोग यूज करते थे। अब अनदर स्ट्रेटजी वो लोग क्या दूसरा स्ट्रेटजी क्या यूज करते थे वो लोग रॉ मटेरियल को लाने के लिए? जैसे वो लोग सेंड एक्सपेंडिशन, मतलब एक्सपेंडिशन का हिंदी होता है एक तरह से खोज यात्रा, यानी कि वो लोग एक्सपेंडिशन भेजते थे अलग अलग जगह पे, जैसे साउथ इंडिया में भेजते थे या फिर अलग अलग जगह पे वो लोग एक्सपेंडिशन भेजते थे। और जो भी एक्सपेंडिशन के लिए लोग जाते थे वो लोग वहाँ के लोकल कम्युनिटी जो भी होते थे उन लोगों से कम्युनिकेशन करते थे, यानी अपना कनेक्शन बनाते थे। और जो भी उन लोगों को जहाँ पे भी मतलब रॉ मटेरियल ऐसा लगता था कि ये हड़प्पन साइट के लिए ठीक है, यहाँ पे वहाँ के रॉ मटेरियल जो भी यूज़फुल है, जो भी बीड्स या अलग अलग आर्टिफैक्ट बनाने के लिए वो रॉ मटेरियल को यूज हो सकता है, तो वहाँ से वो लोग उस चीज़ को वहाँ पे इंपोर्ट कराते थे। जैसे कि वो जो एक्सपेंडिशन है वो कौन से एरिया में जाते थे? जैसे खेतरी राजस्थान में, वहाँ से वो लोग कॉपर इंपोर्ट कराते थे हड़प्पन साइड पे। प्लस में साउथ इंडिया में वो लोग जा करके वहाँ से मेटल इंपोर्ट कराते थे हड़प्पा के लिए। अब देखिए खेतरी में जो है, खेतरी जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट ज्ञानेश्वर जो पूरा कल्चर नाम दिया है खेतरी को, वहाँ पे क्या मिला है? नॉन हड़प्पन पोएट्री मिला है, प्लस में लॉट्स ऑफ कॉपर मिला है। तो ऐसा हमारे आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये जो लॉट्स ऑफ कॉपर है वो लोग जो खेतरी से सप्लाई करते थे हड़प्पा के लिए। अब हम लोग का इसी में 6.2 टॉपिक 6 का 6.2 टॉपिक है कॉन्टैक्ट विद द डिस्टेंट लैंड। यानी कि अब तो हम लोगों ने ये तो देख लिया कि हड़प्पा के जितने भी अगल बगल एरियाज़ हैं, मतलब नज़दीक वहाँ से तो इंपोर्ट सारा चीज़ हो जा रहा है, पर क्या वो लोग दूसरे आज के समय पर जैसे हम लोग अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, अलग अलग कंट्री से भी इंपोर्ट कराते थे, क्या उस समय पे भी ऐसा होता था? तो इसमें हम लोग मेनली उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉपर जो था ओमान से आता था, मतलब उस समय पे भी ऐसा होता था। मतलब जैसा आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच, तो उस टाइम पीरियड के बीच में जो भी अलग अलग साइट थी, जैसे कि 2600 BC टू 1900 BC के बीच का जो दूसरे साइट से दूसरे जगह पे इन लोगों के बीच में भी ट्रांसपोर्टेशन मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। जैसे कॉपर आता था कहाँ से? ओमान से। ओमान से हड़प्पन जो लोग थे वो कॉपर इंपोर्ट कराते थे। जैसे ओमानी कॉपर एंड द हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैव द ट्रांस ऑफ निकल, यानी जो भी हड़प्पा में जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं और जो ओमान का जो कॉपर है, दोनों में हम लोगों को क्या मिला है? ट्रांस ऑफ निकल मिला है। यानी कि जो कॉपर है और जो हड़प्पा का जो भी आर्टिफैक्ट है, दोनों में ट्रांस ऑफ कॉमन मिला है। इसका मतलब ये है कि दोनों का ऑरिजिन सेम है। प्लस में ए डिस्टिंक्ट वेसल्स, एक वेसल्स भी हम लोगों को मिला है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ए लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विथ ए थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले एट द ओमानी साइड। अब देखिए एक लार्ज हड़प्पन जार मिला है हम लोगों को, कहाँ से मिला है? ओमानी साइड से, ओमान के साइड से हम लोगों को एक लार्ज हड़प्पन जार मिला है, और उस जार को एक ब्लैक क्ले से कोट रहता था, ब्लैक क्ले से वो कोटेड होता था। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक जो ओमानी साइड से जो ये हड़प्पन जार मिला है, ब्लैक कलर के जो वेसल्स है, उसमें अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट ये नहीं बता पाए हैं कि उसमें क्या कंटेंट रहता था, मतलब उसके अंदर क्या रहता था। और ये जो ब्लैक क्ले जो रहता था बाहर से, वो इसलिए रहता था ताकि टू प्रिवेंट इट फ्रॉम
द प्री कोलिजन ऑफ लिक्विड, मतलब जो अंदर लिक्विड रहता था या कुछ भी जो भी रहता होगा वो रिसे नहीं बाहर से, इसलिए वो ब्लैक क्ले से कोटेड रहता था। ठीक है, और ये जार जो है वो कहाँ से मिला है? ओमानी साइड से। ठीक है, ये हड़प्पन जार ओमानी साइड से मिला है। और ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो भी इस जार में कंटेंट होता था उसको जो हड़प्पन लोग थे उसको ओमान के साइड ओमानी लोगों से एक्सचेंज करते थे। किस चीज़ से? वहाँ के कॉपर से। वहाँ पर मतलब ये जो ब्लैक जो जार है उसमें जो भी कंटेंट ये लोग देते होंगे ओमानी लोगों को, और ओमान के जो भी लोग थे वो उसके बदले में इन लोगों को कॉपर प्रोवाइड करते थे, यानी कॉपर इन लोगों को यहाँ पे सेंड करते थे। अब देखिए इसके बाद देखिए हड़प्पन एक्सचेंज द कंटेंट इन द वेसल फॉर द ओमानी कॉपर। अभी हम लोगों ने मैंने आपको बताया वो लोग जो भी कंटेंट है जो वेसल्स में होता था उसके बदले में वो लोग ओमानी कॉपर वहाँ से कंटेंट करते थे। प्लस में यहाँ मिसोपोटामिया टेक्स्ट मिला हम लोगों को, उसके बाद जो कि डेट किया गया कब का है वो 3rd मिलेनियम BCE का। 3rd मिलेनियम BCE का मिसोपोटामियन टेक्स्ट मिला है। उससे भी हम लोगों को बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता चला कि कैसे कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। तो वो जो 3rd मिलेनियम BCE है इसका मतलब होता है 3000 BCE टू 2001 BCE के बीच के टाइम पीरियड का हम लोगों को टेक्स्ट मिला है। अब जो मिसोपोटामियन टेक्स्ट है उसमें बताया गया है ये रेफर द कॉपर कमिंग फ्रॉम द मगान। वहाँ पे जो मिसोपोटामियन टेक्स्ट है उसमें ये बताया गया को मिसोपोटामिया में जो भी कॉपर आते थे वो मगन से आते थे, मतलब उस टेक्स्ट में ऐसा बताया गया। और आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं उस टेक्स्ट में जो मगन वर्ड यूज़ किया गया है वो किसके बदले यूज़ किया गया है? ओमान के बदले यूज़ किया गया है। अब इसका भी हम लोग प्रूफ देंगे कि क्यों ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं। अब देखिए द ट्रांस ऑफ निकल इन कॉपर इन मिसोपोटामियन साइट, मतलब जो मिसोपोटामियन साइट पे जो भी कॉपर मिले हैं उसमें भी ट्रांस ऑफ निकल है, यानी कि जो कॉपर ओमान में है और जो कॉपर मिसोपोटामिया में मिले दोनों में ट्रांस ऑफ निकल है, यानी कि दोनों का ऑरिजिन सेम है। यानी कि जो ओमान में कॉपर वही तो वहाँ से एक्सपोर्ट होकर के वहाँ गया होगा, तो इसलिए दोनों का जो ट्रांस है दोनों में निकल का पाया गया है। अब देखिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी होता था, जो कि हड़प्पा से भी मिसोपोटामिया का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था, ओमान से भी होता था और भी अलग अलग से होता था। अभी हम लोग पढ़ेंगे मिसोपोटामियन टेक्स्ट में। देखिए डिल्मू जो कि आइलैंड है बहरेन का, उसको मिसोपोटामियन जो टेक्स्ट है जो मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को उसको डिल्मू कहते हैं। मगन कहते हैं किसको? ओमान को। और हड़प्पा को क्या कहते हैं? मेलुहा, MELUHA। उसको वो लोग मेलुहा कहते हैं किसको? हड़प्पा के साइड को। किसमें? मिसोपोटामियन टेक्स्ट में। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ मेलुहा। अब उस टेक्स्ट में बताया गया कि क्या क्या प्रोडक्ट वहाँ पे फाइंड हुए हैं, मतलब क्या क्या प्रोडक्ट वहाँ पे रहते हैं जो कि हड़प्पा में है। ऐसा मतलब प्रोडक्ट ऑफ मेलुहा मतलब एक तरह से प्रोडक्ट ऑफ हड़प्पा हो गया। हड़प्पा में क्या क्या था? हड़प्पा में था कार्नेलियन था, लैपिस लजुली, कॉपर, गोल्ड, वुड। ऐसा हम लोग यहाँ पे भी देखे थे हम लोग। लैपिस लजुली जो था सोर्तगुई अफगानिस्तान में था, कार्नेलियन लोथल गुजरात में था, गोल्ड साउथ इंडिया से आता था। मतलब इन सब चीज़ों के भी मिसोपोटामियन टेक्स्ट में वहाँ पे बताया गया है इन सब चीज़ों के बारे में भी। अब कम्युनिकेशन जो ओमान, बहरैन और मिसोपोटामिया का जो था वो सी रूट के जरिए होता था, ऐसा मिसोपोटामियन टेक्स्ट में बताया गया है। प्लस में टेक्स्ट रेफर मेलुहा एज ए सी फेयर्स, मतलब मिसोपोटामियन टेक्स्ट में जो मेलुहा है मतलब जो आज का हड़प्पा है उसको वो लोग सी फेयर्स करते हैं, यानी कि एक नाविकों का देश, ऐसा हिंदी में होगा सी फेयर्स का, मतलब ऐसा उन लोगों ने वहाँ पे मेंशन कर रखा है मिसोपोटामियन टेक्स्ट में। प्लस में फाउंड डिपिक्शन ऑफ सीप एंड बोट ऑन अ सील्स, मतलब सील्स पे सीप और बोट का डिपिक्शन पाया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे मतलब सीप और बोट का भी डिपिक्शन वहाँ पे पाया गया है। अब हम लोग का अगला टॉपिक है टॉपिक 7, सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट। सील जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सील एक तरह से आइडेंटिटी ऑफ सेंडर होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि ट्रेन में भी कोई किसी बॉक्स में अगर गुड्स एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई होता है तो उस ट्रेन के जो बॉक्सेस होते हैं जिसमें गुड्स रहता है उसमें भी सील लगे होते हैं। तो मतलब एक तरह से उस सामान के साथ छेड़छाड़ ना हो, या फिर कौन सी ब्रांड या फिर कौन सी कंपनी या फिर किस स्टेट से वो चीज़ आ रही है उसका हर जगह का एक अलग सील होता है, इसलिए उस सील को यूज करते हैं। तो इसको हम लोग सील करते हैं। साथ में स्क्रिप्ट क्या हो गया, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे जैसे मंदिर में जाते होंगे तो मंदिर में जैसे इनग्रेव करके वहाँ पे श्लोक, संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ होता है और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, तो उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। प्लस में वेट तो हम लोग जान गए कि चीज़ों के एक्सचेंज करने के लिए हम लोग वेट का यूज करते हैं, जैसे 1 kg का 2 kg का जो आजकल आयरन का बना होता है तो इसको हम लोग वेट कहेंगे। अब 7.1 टॉपिक है सील्स एंड सीलिंग। तो सील्स एंड सीलिंग आर यूज फॉर द फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस जो भी कम्युनिकेशन होते हैं उसमें सील का मतलब उस समय पे हड़प्पन के टाइम पे सील का यूज वो लोग करते होंगे, मतलब करते होंगे, क्या करते ही थे क्योंकि वहाँ से सील भी पाया गया है। तो हमारे बुक में एक एग्जांपल दिया कि मान लीजिए कि किसी एक बैग को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि उसको एक जगह से दूसरे जगह पे सेंड करना है,
तो उस जो उसका बैक का जो नॉट है उसको बांध करके उसके ऊपर जो गीली मिट्टी गीला क्ले से उसको मतलब हम लोग चिपका देंगे और उसके ऊपर फिर हम लोग सील लगा देंगे जहाँ से वो सामान दूसरे जगह पे जा रहा है। मान लीजिए कि हड़प्पा से अगर वो मेसोपोटामिया जा रहा है तो हड़प्पा में वो लोग गीली मिट्टी ऊपर लगाकर उससे सील लगा देंगे। तो अगर मेसोपोटामिया में वो सामान सील को बिना छेड़छाड़ किए अगर वहाँ तक पहुँचता है सही सलामत, यानी कि अगर वो मेसोपोटामिया वाले जान जाए कि मतलब इस बैग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो एक तरह से सेफ्टी भी हो जाता था सील लगाने से। और प्लस में जो सेंड करता था सीलिंग कॉन्वे द आइडेंटिटी ऑफ सेंटर, मतलब जो सेंड करता था आइडेंटिटी उसका एक तरह से होता था, जो सील होता था जो सेंडर होता था उसका एक तरह से आइडेंटिटी होता था सील। उससे ये हो गया सील। अब हम लोग का अगला टॉपिक है एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यमय। तो रहस्यमय इसलिए कहा गया है क्योंकि जो वहाँ का स्क्रिप्ट है यानी जो भी हम लोग को लिखा हुआ मिला है वो अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट डिसाइफर नहीं कर पाए यानी पढ़ नहीं पाए कि उस मतलब जो वहाँ का हड़प्पन को जो लोग थे वो क्या मतलब लिखे हैं, इसलिए उसको एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट कहा गया है टॉपिक में। तो लाइन ऑफ राइटिंग कंटेन नेम एंड टाइटल ऑफ ऑनर, मतलब लाइन ऑफ राइटिंग तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी जगहों पे लिखा मिला है हड़प्पा पे, हड़प्पन साइट्स में बहुत सारी जगहों पे जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो अलग अलग साइट पे भी लिखा हुआ बहुत सारी चीज़ें मिली है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि मे बी जो वो लिखा हुआ है वो कंटेन करता था किसका नेम एंड टाइटल ऑफ द ऑनर, जो भी वहाँ का ऑनर होते थे वो उसका नाम और टाइटल में भी उस पर लिखा हुआ होता था। एनिमल मोटिव हु नॉट रीड, मतलब जो एनिमल स्क्रिप्ट पे आप सील्स पे आप देखे होंगे कि उस पर एनिमल का भी पिक्चर बनाया हुआ होता था। तो एनिमल का पिक्चर क्यों बनाया हुआ होता था, ताकि जो पढ़ नहीं सकते थे वो एनिमल मतलब वो जो साइन है उसको देख कर को समझ जाए। जैसे अभी हम लोग तो पढ़ सकते हैं, जैसे कहीं पे काऊ लिखा होगा तो हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग उस चीज़ को नहीं पढ़ पाएंगे, या फिर जो पढ़ नहीं सकते हैं हमारे एज के भी लड़के जो लिटरेट नहीं है तो उनके लिए वो काऊ लिखा होगा तो कोई मायने की बात तो नहीं है, लेकिन वहीं पे अगर उसका पिक्चर बना देंगे काऊ का तो जान जाएंगे कि यहाँ पर मतलब काऊ को डिनोट कर रहा है या फिर किसी चीज़ को डिनोट कर रहा है। जैसे अगर रोड पे भी आप लोग चलते होंगे तो वहाँ पे स्कूल का एक पिक्चर लगा दिया जाता है और नीचे स्कूल लिख दिया जाता है, तो जो लोग पढ़ते हैं स्कूल है ठीक है, वरना जो नहीं पढ़ पाते वो स्कूल का पिक्चर देखकर समझ जाते हैं कि आगे स्कूल होगा रोड के आगे, तो गाड़ी स्लो कर देते हैं। तो इस तरह से मतलब वहाँ पे जो नहीं पढ़ पाते थे उसके लिए एनिमल का मोटिव बनाया गया था, मतलब सारे लोगों को एक साथ लेकर के चलना मतलब उस समय पे भी बहुत बड़ी बात थी। और जो मोस्ट स्क्रिप्ट आर शॉर्ट, मतलब बहुत सारे वहाँ का जो स्क्रिप्ट है जो भी लिखा हुआ होता था वो छोटे छोटे लिखे होते थे। जो सबसे लंबा स्क्रिप्ट वहाँ पे मिला है हम लोगों को 26 साइन का है, मतलब एक लाइन में एक बार में 26 साइंस, मतलब जैसे ABCD ऐसा साइन हम लोग मतलब ये हो गया। लेकिन वहाँ का जो हड़प्पन का जो साइन था वो अलग था, लेकिन हम जिसको हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। एक साथ 26 साइन का मतलब जो एक लाइन लिखा गया वो सबसे लंबा था, जो कि अभी तक डिसाइफर नहीं है, नॉट डिसाइफर्ड। इट हैज़ टू मैनी साइंस बिटवीन 375 एंड 400, मतलब 375 to 400 साइंस वहाँ पे जो वहाँ का जो लिखा हुआ होता था। जैसे अभी हम लोग ABCD लिखते हैं या फिर जो क ख ग लिखते हैं, मतलब इंग्लिश पढ़ने के लिए ABCD हो गया, हिंदी पढ़ने के लिए क ख ग हो गया, तो उसी तरह से वहाँ का जो साइन है बहुत ज़्यादा था। 325 to 400 के बीच में साइंस वहाँ पे मतलब थे। जो रिटेन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब वहाँ का जो लिखावट थी वो राइट से लेफ्ट की ओर होती थी। तो अब हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि राइट से लेफ्ट की तरफ होता था, क्योंकि राइट की तरफ वाइडर होता था और लेफ्ट की तरफ क्रैम्पिंग होता था, यानी कि थोड़ा मतलब स्पेस कम कर करके ऐसे लिखा हुआ था। जैसे मान लीजिए कि अभी भी आप लोग अगर लिखते होंगे तो राइट की तरफ मतलब लिखना शुरू किया और किसी भी मतलब लाइन को एक ही लाइन में लिखना हो किसी भी टॉपिक को, तो राइट की तरफ ज़्यादा लिख दिया और लेफ्ट की तरफ जैसे जैसे जाते गए तो मतलब लिखना ज़्यादा होता था, स्पेस कम होता था, थोड़ा क्रैम्प करते थे, मतलब थोड़ा कम स्पेस में ज़्यादा वर्ड लिखने की कोशिश करते थे। तो इस वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे। और मतलब कौन कौन से ऑब्जेक्ट पे अब हम लोग का लिखा हुआ वहाँ पे पाया गया है, ऑब्जेक्ट ऑन विच द रिटेन फाउंड, जैसे कि सील्स पे तो हम लोग जानते हैं कि लिखा हुआ पाया गया है, कॉपर टूल्स पे भी पाया गया है, रिम्स ऑफ जार पे भी पाया गया है, ज्वेलरी बोन्स का जो रॉड बनता था उस पे पाया गया है, एंशिएंट साइन बोर्ड पे भी पाया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ों पे लिखा हुआ हम लोग को वहाँ पे हड़प्पन साइट पे पाया गया है। जिससे कि ये पता चलता है कि लिटरेसी और द वाइडर स्प्रेड, मतलब जो वहाँ का लिटरेसी था वो मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों पे अगर इतना ज़्यादा लिखा हुआ पाया गया है, मतलब कि पढ़े लिखे लोग होंगे तभी तो इतना ज़्यादा लिख रहे हैं, मतलब जो लिटरेसी था वो फैला हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अब हम लोग का 7.3 है वेट, यानी जो आज के दौर पे बटखरा हम लोग कहेंगे उसको वेट कहते हैं। तो वेट यूज़ फॉर द एक्सचेंजेस, मतलब किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए आज भी हम लोग वेट का यूज करते हैं, उस समय पर भी करते थे। जो वेट है वो मेडअप होता था किससे, एक स्टोन से जिसका कि नाम चट है, CHERT। चट का वो जो स्टोन है उससे बना होता था वेट, और वो मेनली क्यूबिकल शेप का होता था, ठीक है, और उस पर कोई भी मार्किंग नहीं होता, जो वेट है उस पर कोई भी मार्किंग नहीं पाया गया आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा। और जो स्मॉल वेट है
जो भी छोटे छोटे वेट होते थे उसका यूज वो लोग ज्वेलरी को वेट करने के लिए करते थे, या फिर जो बीट्स होते थे बीट्स का को वेट करने के लिए करते थे, जो मतलब बनाए जाते थे। हम लोगों ने पढ़ा कि बीट्स कैसे बनता था, अलग अलग तरह का। प्लस में मेटल स्केल पेन फाउंड, यानी कि जो मेटल का जो स्केल करने के लिए जो भी है, मतलब एक तरह से तराजू का एक जो दो होता है उसका एक पेन भी हम लोगों को मिला है। अब हम लोग का अगला टॉपिक है एंशिएंट अथॉरिटी। एंशिएंट अथॉरिटी का मतलब एक तरह से हो गया, इसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो थे वहाँ पे किंग होता था कोई, या फिर किसी के पास एक पॉलिटिकल पावर होता था, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजन लिए गए थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में। हम लोगों ने देखा कि कैसे मोहनजोदारो में वेल डेवलप एक पहले प्लान करके सिटी को बसाया जाता था, ड्रेनेज कहाँ से जाएगा, रोड कहाँ से बनेगा, ये सब आखिर डिसीजन लेता कौन था, ये सब जो बड़े बड़े डिसीजन थे वो आखिर लेते कौन थे। तो इस टॉपिक में मेनली हम लोग इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इंडिकेशन है अथॉरिटी का कि कैसे मिलता है, तो कॉम्प्लेक्स डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटेड, मतलब बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स डिसीजन भी लिए गए और उसको एक तरह से इम्प्लीमेंट भी किया गया बहुत सारी जगहों पे, मतलब मेनली जगहों पे देखे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन उसका एग्जांपल है कि इन्फॉर्मेटिव ऑफ द आर्टिफैक्ट, मतलब जैसे मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, बनावली हो गया, सोर्तगुई हो गया, लोथल हो गया, अलग अलग जगहों पे जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं सारे का जो सारे में एक यूनिफॉर्मिटी है, मतलब कि एक तरह का आर्टिफैक्ट है, एक तरह की बनावट है। तो ये सब मतलब पता चलता है कि कोई ना कोई एक तरह से कोई पावर में होगा जो सारे इस तरह के डिसीजन लेता होगा कि इस तरह की सारी चीज़ें बनेगी। जैसे इन्फॉर्मेटिव आर्टिफैक्ट, जैसे पोट्री बहुत सारे जगहों से अलग अलग जगहों से मिली लेकिन सभी में समानता थी। सील तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा का सील हम लोगों को मिला था, वो भी एक तरह का था। वेट मिला, वो भी एक तरह का था। प्लस में स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो ऑफ ब्रिक्स, ये मेन चीज़ है। जो मान लीजिए कि जो जम्मू कश्मीर से गुजरात तक या फिर हड़प्पा मोहनजोदारो जो भी है अलग अलग जगहों पे जो भी ब्रिक्स मिले हम लोगों को वो एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो के थे। और उसमें से मेन थिंग ये है कि जो ब्रिक्स बनते थे उसका जो सेंटर ऑफ मेकिंग था वो एक जगह पे नहीं था, अलग अलग जगह पे ब्रिक्स बनते थे। लेकिन जो वो जो ब्रिक्स बनते थे वो एक रेशियो का होता था, मतलब एक तरह का ब्रिक्स सभी जगह पे पाया जाता था। जैसे फ्रॉम द जम्मू कश्मीर टू गुजरात एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो का ब्रिक्स, एक तरह का ब्रिक्स पाया गया। तो ये डिसीजन आखिर लेता कौन था। प्लस में टू मच लेबर फॉर द मेकिंग ब्रिक्स वॉल्स एंड प्लेटफॉर्म, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सीडाडील लोअर टाउन में मतलब वॉल बनाया हुआ था, एक तरह का ब्रिक्स था। प्लस में प्लेटफॉर्म पे कुछ बिल्डिंग्स बनाई गई थी। तो आखिर वो सारी डिसीजन जो था वो लेता कौन था, इतना सारे लेबर को मतलब एकजुट करना, इतने सारे लेबर को पे करना, या फिर जो पब्लिक पर्पस के लिए जो भी चीज़ें बनाई गई थी उसको कौन बनवाता था। ये सारी चीज़ें मतलब अभी भी क्वेश्चन है, ये सब अभी तक मतलब आर्कियोलॉजिस्ट पता नहीं कर पाए हैं कि क्या वहाँ पे वो होता था, किंग होता था या नहीं। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि मे बी आर्कियोलॉजिस्ट इस चीज़ को बता पाए। हु ऑर्गेनाइज दिस एक्टिविटी, मतलब ये सारी चीज़ें जो होता था वो ऑर्गेनाइज कौन करता था। हु ऑर्गेनाइज दिस एक्टिविटीज़, मैंने इन सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कौन करता था। ये सब बहुत बड़ा सवाल है हम लोगों के लिए। अब टॉपिक 8 का ही 8.1 है पैलेसेस एंड किंग्स, यानी वहाँ मतलब महल और किंग के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता था या नहीं। जैसे में सेंटर ऑफ पावर जो है आर्कियोलॉजिस्ट ये नहीं बता पाए हैं, नो आंसर की मतलब सेंटर ऑफ पावर किसी के पास था हड़प्पा सिविलाइजेशन में या फिर नहीं था। प्लस में एक लार्ज बिल्डिंग मिला हम लोग कहाँ से, मोहनजोदारो से, जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि एक पैलेस था, यानी कि एक महल था। लेकिन वहाँ पे कोई भी एक्सपेक्टेकुलर फाउंड नहीं हुआ है, यानी कि कोई कीमती चीज़ वहाँ से फाउंड नहीं हुआ जिससे कि हम लोग ये साबित कर पाए कि ये राजा महाराजा का ही एक घर होगा या फिर किसी बड़े एक जो पॉलिटिकल पावर रखता होगा उसके लिए ही ये घर होगा। प्लस में स्टोन स्टैचू मिला है जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट बोले कि एक प्रीस्ट किंग का है। अब वो इसलिए बोले क्योंकि जो मेसोपोटामिया में जो बहुत सारे प्रीस्ट किंग का स्टैचू मिला था आर्कियोलॉजिस्ट से, और वो जो प्रीस्ट किंग का जो स्टैचू है वो पैरेलल मिला के इंडस वैली सिविलाइजेशन से मतलब पैरेलल मिला इसका मेसोपोटामिया से, इसलिए इसको बोले कि ये भी एक प्रीस्ट किंग हो सकता है। लेकिन प्रीस्ट किंग तो हो सकता है, लेकिन जो रिचुअल प्रैक्टिस थे नॉट वेल अंडरस्टूड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, को जो रिचुअल प्रैक्टिस हड़प्पा सिविलाइजेशन में होता था, वो जो रिचुअल प्रैक्टिस को करता था उसके पास क्या पॉलिटिकल पावर होता था, या वही लोग रिचुअल प्रैक्टिस करते थे जिसके पास पॉलिटिकल पावर, जैसे आज बड़े बड़े चीज़ का इनॉग्रेशन होता है या फिर कुछ भी होता है तो एक पॉलिटिकल आदमी जिसके पास पावर होता है वही करता है। तो क्या उस समय पे ऐसा होता था, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट को पता नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो मतलब ऐसा आंख बंद करके तीर नहीं चलाना चाहते कि मतलब वहाँ पे किंग होता था या फिर नहीं होता था। अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट का अलग अलग मानना है। अब देखिए आर्कियोलॉजिस्ट ओपिनियन, अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट का क्या क्या ओपिनियन है। बहुत सारे के आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि नो रूलर, कि मतलब वहाँ पे रूलर कोई भी नहीं था, सभी लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी को, इक्वल स्टेटस था सभी के पास, ये एक समान मतलब सभी लोग रहते थे। नो सिंगल रूलर, कुछ लोग कहते हैं कि सिंगल रूलर नहीं था, मोहनजोदारो का अलग था, हड़प्पा का अलग था, लोथल का अलग था, बनावली का अलग था, अलग अलग जो भी साइट मिले हम लोग को सबका अलग अलग एक रूलर था।
और जो थर्ड वाला कहता है कि एक सिंगल स्टेट था, पूरा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो सिंगल स्टेट था। वो इसलिए कहता है क्योंकि आर्टिफैक्ट जो है वो सिमिलर पाए गए अलग अलग जगहों से, मेसोपोटामिया, हड़प्पा, अलग अलग जगह से। प्लान मतलब पहले सिटी को प्लान किया जाता था, उसके बाद उसके ऊपर सिटी बनाया उसके बाद सिटी बनाया जाता था। ब्रिक्स जो मिले स्टैंडर्डाइज उसको मिले, मतलब अलग अलग जगह पे एक तरह का ब्रिक्स मिला। जो साइट थे, बहुत सारे साइट द नियर द सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, बहुत सारे साइट ऐसे भी थे जो कि रॉ मटेरियल जहाँ पे पाया जाता था उसके नियर बसाया जाता था। जैसे कि हम लोगों ने देखा बालाकोट, नागेश्वर, उसी साइट पे बसाया गया था उस साइट को। क्यों? क्योंकि वहाँ से सेल मिलते थे, मतलब वहाँ से रॉ मटेरियल को निकालते थे और उसको अलग अलग आर्टिफैक्ट बनाने के लिए वो लोग यूज करते थे। तो ये सब डिसीजन आखिर लेता कौन था? तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि एक स्टेट था, सिंगल स्टेट था, लेकिन इंटायर कम्युनिटी कान टेक एंड इम्प्लीमेंट द कॉम्प्लेक्स डिसीजन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरा इंटायर कम्युनिटी जो है, जैसे आज के दौर पे हम लोग देखें तो बिहार और झारखंड, जैसे उधर तमिलनाडु हो गया, या फिर पूरा इंडिया का जो लोग है एक डिसीजन एक साथ में नहीं ले सकते हैं कि कोई चोरी करेगा तो उसके लिए क्या सजा है। तो सारे लोग एक साथ तो डिसीजन ले नहीं सकते हैं बिना किसी पॉलिटिकल पावर का। मान लीजिए कोई रोड बनेगा तो कहाँ से कहाँ तक ये रोड जाएगी, किधर से मुड़ करके जाएगी, तो सारे लोग, पूरे लोग मिल करके ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं बिना किसी पॉलिटिकल पावर के। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया अभी वहाँ पे कि क्या वहाँ पे कोई पॉलिटिकल पावर था, किंग रहता था या नहीं रहता था। मे भी आगे अगर इसके बारे में एक्सहिबिशन होगा तो वो पता चल सकता है। हम लोगों ने 8 तक पढ़ा, टॉपिक 9 पे आ गए, द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। मेनली इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। तो ओवरव्यू इस टॉपिक का मैं दे देता हूँ। मेनली मतलब बहुत अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट का अलग अलग मानना है। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब मेनली नेचुरल क्लाइमेटिक चेंज की वजह से कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग डिफॉरेस्टेशन की वजह से मानते हैं। मेनली कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया गया कि किस वजह से हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। उसी चीज़ को अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। इन 1800 BC सम साइट फाउंड टू बी अबंडेंट, मतलब 1800 BC में कुछ साइट हम लोगों को अबंडेंट यानी खाली मिला, जैसे कि चोलिस्तान जैसे कुछ साइट थे जिसको 1800 BC में 1800 BC के दौर का जो पीरियड था आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा बताया गया, कुछ समय पे कुछ साइट जो है हम लोगों को खाली मिलने शुरू हो गए। एक्सपेंशन ऑफ द पॉपुलेशन इनटू द न्यू सेटलमेंट, कुछ मतलब जो एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट था वो कुछ न्यू सेटलमेंट की तरफ मतलब एक्सपेंशन होने लगा पॉपुलेशन का। किधर? गुजरात, हरियाणा और यूपी का जो उस समय का जो सेटलमेंट था उस तरफ जो पॉपुलेशन का जो मतलब एक तरह से माइग्रेट होकर उस तरफ पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने लगा। इन फ्यू हड़प्पन साइट कंटिन्यू टू ऑक्युपाइड आफ्टर द 1900 BC, कुछ हड़प्पन साइट में 1900 BC के बाद भी लोग मतलब ऑक्युपाइड करके वहाँ पे लोग रहते थे। लेकिन जो वहाँ से कुछ चीज़ें डिसअपेयर होनी शुरू हो गई। जैसे कि पहले इतना डेवलप था हड़प्पा सिविलाइजेशन, हम लोगों ने देखा कि मतलब लेटर हड़प्पा और अर्ली हड़प्पा से ज़्यादा मैच्योर हड़प्पा डेवलप था। वो क्यों था मेनली हम लोग इस टॉपिक में जान जाएंगे। तो जो 1900 BC में जो कुछ लोग रहते थे वहाँ से कुछ चीज़ें डिसअपेयर होनी शुरू हो गई, जैसे कि आर्टिफैक्ट जो हम लोग को पाए जाते थे मैच्योर हड़प्पा में। लेकिन जो बात के 1900 BC के जो पीरियड है उसमें से कुछ आर्टिफैक्ट डिसअपेयर होने शुरू हो गए, जैसे कि वेट, सील, बीड्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी डिसअपेयर शुरू होने हो गए। राइटिंग, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, सारी चीज़ें सब डिसअपेयर शुरू हो। पहले हम लोगों ने देखा कितना ज़्यादा मतलब हड़प्पन लोग मतलब एक तरह से लिटरेट थे, इतना ज़्यादा मतलब लिखे हुए चीज़ों को वो लोग यूज करते थे। लेकिन 1900 BC के बाद ये सारी चीज़ें डिसअपेयर होनी शुरू हो गई। जैसे हाउस कंस्ट्रक्शन का जो टेक्निक था पहले कितना मतलब हाई क्वालिटी का, हाई स्टैंडर्डाइज रेशियो का ब्रिक्स का यूज करके मतलब एक वेल डेवलप वो लोग प्लान करके उसके बाद घर बनाते थे। वो टेक्निक भी अब उस तरह का भी घर नहीं बनने लगा। लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर नो प्रोड्यूस, मतलब जो भी लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर थे, जैसे कि हम लोगों ने मैच्योर हड़प्पा में देखा कि ग्रेट बाथ वगैरह बना था, वो अब कुछ नया वैसा कुछ खास नहीं बनता था। दिस सोज द लेट हड़प्पन एंड सक्सेसर हड़प्पन कल्चर, ये हम लोग को बताता है कि मतलब 1900 BC के बाद हम लोगों ने जाना कि मतलब लेट हड़प्पन जिसको कि सक्सेसर कल्चर भी आर्कियोलॉजिस्ट बताते कि उस तरफ हम लोग आ गए। अब इसी में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट ब्रॉट दिस चेंजेस, अब ये जो चेंजेस हुए ये मतलब क्यों हुए, कैसे हुए चेंजेस। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सारी चीज़ें डिसअपेयर होनी शुरू हो गई, सील्स, बेड्स वगैरह। कुछ लोग कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन, कुछ कहते हैं कि एक्सेसिव फ्लड की वजह से ये सारी चीज़ें डिसअपेयर होनी शुरू हो गई। कुछ कहते हैं कि ड्राइंग ऑफ द रिवर, मतलब कुछ रिवर ड्राई हो गया इस वजह से। प्लस में कुछ सम अदर नेचुरल काउजेस की वजह से मतलब अलग अलग कारक जो बताया कि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है डिक्लाइन होनी शुरू हो गई, बट नॉट एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ द एंटायर सिविलाइजेशन। अब मान लीजिए कि जैसे कि रिवर सूख गया या फिर क्लाइमेटिक कुछ भी चेंज हुआ तो एक साइड खत्म हो सकता है, 2 खत्म हो सकता है, 3 खत्म हो सकता है। पूरा का पूरा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन इतना बड़ा था पूरा का पूरा डिक्लाइन कैसे हुआ, इसके बारे में कोई स्पेसिफिक डिटेल में हम लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया गया, नहीं बताया गया, मतलब नहीं पता चल पाया। हड़प्पन स्टेट एंड्स, अब हड़प्पन स्टेट जो था वो भी एंड हो गया था। उसके बारे में कैसे पढ़ा, द डिसअपेरेंस ऑफ द सील, स्क्रिप्ट, बेड्स एंड द पोट्री, वही हम लोग को पुराना चीज़ मतलब जो डिसअपेयर होने शुरू हो गया तो हम लोग को पता चल गया कि यहाँ से अब
मतलब लोग रहने कम कर दिए थे यहाँ पे, मतलब हट गए थे। अब देखिए शिफ्टेड स्टैंडर्डाइज वेट टू द लोकल वेट। अब वो लोग जो थे स्टैंडर्डाइज वेट का जो मैच्योर हड़प्पा में यूज करते थे उससे अब वो लोकल पे आ गए थे। उसके बाद उस सब कॉन्टिनेंट में मिलियंस ऑफ ईयर लगे न्यू सिटीज़ को डेवलप होने में। अब हम लोग का अगला टॉपिक है टॉपिक 10 डिस्कवरिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि उसका डिस्कवर कैसे हुआ, हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर कैसे हुआ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री रिमेन्स ऑफ मटेरियल के वजह से हम लोग को हिस्ट्री के बारे में पता चला, उसी तरह से हम लोग को हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में भी पता चला। हड़प्पन सिटीज रियून पीपल फॉरगेट, मतलब हड़प्पन सिटीज जो भी रियून हो गया यानी खत्म हुआ, उसके बाद लोग भूल गए। जैसे कि हम लोग भी अपने जो एंसेस्टर है, हमारे पूर्वज, हम लोग भी धीरे धीरे भूल ही जाते हैं कि वो लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, हम लोग थोड़ी जानते हैं। उसी तरह से लोग वहाँ पे भूल गए। प्लस में पीपल बिगेन लिविंग द मिलेनियन लेटर, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर लेटर के मतलब बाद वहाँ पे लोग रहना फिर से लोग स्टार्ट किए। लेकिन फिर वहाँ से जो कुछ चीज़ें फाउंड होती थी, फाउंडेड स्ट्रेंज थिंग, कुछ स्ट्रेंज थिंग फाउंड होती थी जो कि वहाँ के लोगों को पता नहीं था कि वो उस चीज़ का वो उनको करना क्या है। अब वो चीज़ें पाई कैसे जाती थी, बाय द वास्ट ऑफ द फ्लड, मतलब फ्लड आता था तो मिट्टी धुलता था, उससे अंदर से कुछ निकल गया आर्टिफैक्ट। प्लस में एक्सपोजन ऑफ द सॉइल इरोजन की वजह से भी कुछ अंदर से निकलता था, प्लाउटिंग करते वक्त कुछ निकल जाता था। तो जैसे हम लोग नॉर्मल पीपल है तो हम लोग को क्या पता कि वो चीज़ें मतलब इतना साल पहले लोग यूज करते थे या क्या करते थे, तो हम लोग को पता नहीं था। तो उसी तरह से वहाँ के लोगों को पता नहीं था कि मतलब उस चीज़ों को करना क्या है। धीरे धीरे आर्कियोलॉजिस्ट को ये चीज़ें पता चली, तो वहाँ से फिर हम लोग को हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। अब देखिए हम लोग का 10.1 टॉपिक है कनिंघम कन्फ्यूजन। इस टॉपिक को मेनली हम लोग ध्यान से देखेंगे। कनिंघम का कन्फ्यूजन क्या था, यानी कनिंघम का भ्रम एक तरह से क्या था, इसका हिंदी कनिंघम का भ्रम क्या है। तो कनिंघम का इस टॉपिक में मेनली हम लोग ये पढ़ेंगे। तो कनिंघम जो थे वो मेनली जो 6th सेंचुरी टू 7th सेंचुरी के बीच का पीरियड के बारे में वो पढ़ाई कर रहे थे, यानी वहाँ उनके बारे में जानकारी ले रहे थे। वो ये नहीं जान पाए कि हड़प्पा के लोग जो थे वो इतना मतलब ये नहीं जान पाए कि इंडिया में जो लोग थे वो इतना पुराना मतलब से रह रहा है। तो मतलब ये हड़प्पा के बारे में वो जानकारी नहीं कर पाए थे। ये मेनली इसमें यही है। तो देखिए अब कनिंघम के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो कनिंघम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई का फुल फॉर्म आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया होता है। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे वो। स्टार्टिंग द एक्सहिबिशन इन द 19th सेंचुरी में वो अपना एक्सहिबिशन स्टार्ट किए। यूज द राइटिंग वर्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन, वो मेनली रिटन वर्ड को यूज करते थे अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए, जैसे कि इंक्रिप्शन हो गया, कुछ टेक्स्ट हो गया, उसको वो लोग यूज करते थे। मेन इंटरेस्ट इज द अर्ली हिस्ट्री, उनका मेन इंटरेस्ट जो था वो अर्ली हिस्ट्री में था। जैसे 6th सेंचुरी BCE टू 4th सेंचुरी BC के बीच का पीरियड का जो है उसमें उनका मेन इंटरेस्ट था। इसी वजह से वो हड़प्पा तो इतना पुराना है, इसी वजह से वो इन्हीं चीज़ में खोए थे, तो उनको मतलब हड़प्पा के बारे में पता नहीं चल पाया था। अब हम लोग देखेंगे कि उनका कन्फ्यूजन क्या था। और वो जो ये सारी चीज़ें जो एक्सहिबिशन कर रहे थे उसमें वो लोग मेनली यूज करते थे कनिंघम यूज द लेफ्ट बाय द चाइनीज़ बुद्धिस्ट, जो अकाउंट वो यूज करते थे, वो चाइनीज़ बुद्धिस्ट जो भी अकाउंट छोड़ करके जाते थे उसको वो लोग वो यूज करते थे। प्लस में जो टेक्स्ट या फिर कुछ भी उनको किताब मिलता था तो उसको वो लोग ट्रांसलेट भी करते थे, और उसके बाद भी वो हिस्ट्री के बारे में पता लगाते थे। इंपॉर्टेंस वो किस चीज़ पे देते थे, जो भी कल्चरल थिंग्स मिलता था उनको उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा जो है नॉट पार्ट ऑफ द चाइनीज़ पिलग्रिम, चाइनीज़ तो इतना साल बाद आया, तो जो हड़प्पा है वो चाइनीज़ पिलग्रिम का पार्ट नहीं था, तो डिड नॉट फिट विद द फ्रेमवर्क ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जो कनिंघम का इन्वेस्टिगेशन है उसके साथ वो फिट नहीं बैठता था हमारा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है। कनिंघम को एक हड़प्पा सील दिया गया इंग्लिश मैन के द्वारा, जिसको कि अनसक्सेसफुली ट्राई किए प्लेस करने के लिए टाइम फ्रेम के जिसके साथ वो फैमिलियर थे। यानी कि मान लीजिए कि मैं अगर 2002 से 2010 के बीच के बारे में सारी चीज़ें जानता हूँ कि लोग कैसे रहते थे, क्या खाते हैं, हमको कुछ चीज़ मिलेगा जो कि 1900 से 1910 के बीच का है, तो वो चीज़ 2000 और 2010 के बीच के टाइम पीरियड में थोड़ी फिट होगा। उस समय का मान लीजिए कपड़ा मिला हमको, तो इस समय थोड़ी फिट होगा। उस समय का जो ड्रेसिंग सेंस अलग होता था, इस समय का अभी थोड़ा अलग चल रहा है। तो मतलब वही कनिंघम मेनली ट्राई किए फिट करने के लिए। वो इसलिए किए बिकॉज लाइक मैनी अदर्स ही थॉट इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद द फर्स्ट सिटी ऑफ द गंगा वैली। बहुत सारे अलग आर्कियोलॉजिस्ट के तरह ये भी सोचते थे कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो गंगा वैली के जो फर्स्ट सिटी है उससे शुरुआत हुआ है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन हिस्ट्री जब से हड़प्पा है तब से है, मतलब एक तरह से बहुत पुराना हिस्ट्री हम लोगों का। अब हम लोग का टॉपिक का 10.2 टॉपिक है न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। अब इसमें मेनली हम लोग इस टॉपिक में नए आर्कियोलॉजिस्ट का एंट्री होगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। तो हड़प्पा से जो है वो सील मिलने शुरू हो गए थे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को, जैसे कि दयाराम साहनी को सील मिला था। और सील जो है इतने निचले लेयर पे मिला था, इस लेयर पे मिला था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, मतलब इंडिया का जो हिस्ट्री है वो ओल्डर देन द अदर अर्ली हिस्ट्री से भी ज़्यादा मतलब पुराना पाया गया।
मतलब इतना निचले लेयर पे ये सील मिला था। उसके बाद रक्कलदास बनर्जी को सिमिलर सील मिले कहाँ से, मोहनजोदारो से। इससे कि पता चल गया कि मतलब हड़प्पा और मोहनजोदारो जो साइट है दोनों के दोनों मतलब सिमिलर है, एक तरह के साइट है, सिंगल साइट है। अब देखिए इसके बाद जब ये सील मिले उसके बाद 1924 में सर जॉन मार्शल जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल जो है वो अनाउंस किए एक नई डिस्कवरी ऑफ द न्यू सिविलाइजेशन जो कि इंडस वैली के पास पाया गया। तो 1924 में जॉन मार्शल जो है वो न्यू सिविलाइजेशन का वर्ल्ड के सामने डिस्कवर कर दिया कि सिर्फ मेसोपोटामिया या और भी अलग अलग सिविलाइजेशन ही नहीं है, एक नया सिविलाइजेशन पाया गया है जिसका कि नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ा बाद में। उसके बाद एस.एन. रॉय जो है वो ये बोले कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर ओल्डर देन ही हैड फाउंड। मतलब एस.एन. रॉय बोले कि जो जॉन मार्शल है वो इंडिया को 3000 साल पुराना बना दिए, जब से मतलब ये जैसा कि नहीं जानते। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कनिंगम भी वो 6th सेंचुरी और 4th सेंचुरी के बीच का हिस्ट्री ही फाइंड कर रहे थे। उनको भी लगता था कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो गंगा वैली के साइड के सिटी से ही शुरुआत हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था, इंडियन हिस्ट्री बहुत ही पुराना था। वर्ल्ड न्यू अ न्यू सिविलाइजेशन कंटेम्प्ररी विद द मेसोपोटामिया। वर्ल्ड सिर्फ एक नया सिविलाइजेशन ही नहीं पाया बल्कि एक कंटेम्पोरानियस विद द मेसोपोटामिया, यानी कि मेसोपोटामिया के समकालीन एक नया सिविलाइजेशन मिला जिसको कि हड़प्पा सिविलाइजेशन हम लोग कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि मेसोपोटामिया और अलग अलग ओमान से भी ट्रेड होता था, मतलब उस काल के मतलब उस पीरियड के साथ का पीरियड मिला हम लोग को हड़प्पन सिविलाइजेशन। Like Cunningham, he too interested in the spectacular pattern of the everyday life। जैसा कि कनिंगम को हम लोग जानते थे को कल्चरल वैल्यू जो भी मिलता था मतलब खुदाई में एक्सकवेशन में उस पर ज़्यादा फोकस करते थे, उसी तरह से जॉन मार्शल जो है वो भी मतलब जो कल्चरल वैल्यू मिलता था उस पर ज़्यादा फोकस करते थे। प्लस में वो पैटर्न ऑफ एवरीडे लाइफ के मतलब पहले के लोग कैसा पैटर्न उनका लाइफ का होता था, क्या क्या यूज करते थे डेली लाइफ में, उस चीज़ पर भी वो ज़्यादा फोकस करते थे। बट जैसा कि कनिंगम से एक मिस्टेक हुआ था उसी तरह से जॉन मार्शल से भी एक मिस्टेक हुआ। वो क्या हुआ, बट ही इग्नोर द स्टेरियोग्राफी ऑफ द साइट। स्टेरियोग्राफी साइट का मतलब वो इग्नोर कर। अब स्टेरियोग्राफी का होता है, मान लीजिए कि ये एक पूरा लेयर है, मतलब अर्थ का एक लेयर है। अब जो सामान यहाँ से मिला या फिर जो यहाँ से मिला या फिर जो यहाँ से मिला, ये तीनों के तीनों जो एक्सहिबिशन में जो भी यहाँ से आर्टिफैक्ट या जो भी मटेरियल मिले वो सबको एक जगह वो रख देते थे, जबकि हम लोगों को रखना इस यहाँ से जो मिला उसको एक अलग पैटर्न में रखना चाहिए। यहाँ से मिला अलग, यहाँ से मिला है, तभी तो हम लोग को डेट के बारे में पता चलेगा, टाइम के बारे में पता चलेगा कौन ज़्यादा पुराना है। ये उनसे मिस्टेक हुआ, वो स्टीरियोग्राफी का वो ख्याल नहीं रख पाए, जिससे कि बहुत सारे वैल्यूएबल कॉन्टेक्स्ट जो है हम लोग खो दिए। अब हम लोग का टॉपिक 10.3 है न्यू टेक्निक्स एंड द क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम लोग मेनली जो ये स्टीरियोग्राफी को जो इग्नोर किए थे सर जॉन मार्शल, उसको ये यहाँ पे सुधारते हैं R.E.M. व्हीलर। R.E.M. व्हीलर जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI इन 1944 में जब R.E.M. व्हीलर डायरेक्टर जनरल बनते हैं ASI का, तो रेक्टिफाइड द स्टीरियोग्राफी प्रॉब्लम। वो बोले कि जो स्टीरियोग्राफी प्रॉब्लम हुआ वो मतलब गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद ये इस चीज़ को सुधारते और आगे से स्टीरियोग्राफी का पूरा ख्याल रखते हैं अपने एक्सहिबिशन में। आफ्टर द पार्टीशन द मेजर साइट वाज इन द पाकिस्तान टेरिटरी। पार्टीशन के बाद बहुत सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो साइट है वो पाकिस्तानी टेरिटरी में चला गया। आर्कियोलॉजिस्ट लोकेट द साइट इन द इंडिया। इसके बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट जो है इंडिया में बहुत अलग अलग जगहों पे साइट को लोकेट करने लगे एक्सहिबिशन के लिए। उसके बाद तो सर्वे में इन द कच्छ द रिवील द नंबर ऑफ द हड़प्पन सेटलमेंट। कच्छ के सर्वे में उनको पाया गया कि बहुत सारे हड़प्पन सेटलमेंट वहाँ से भी मिले। प्लस में एक्सप्लोरेशन इन द पंजाब एंड हरियाणा से भी उन लोगों को बहुत सारे सेटलमेंट मिले। वाइल द कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी एंड द रिसेंटली ढोलावीरा डिस्कवर। उसके बाद कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, ढोलावीरा भी रिसेंटली पाया गया। प्लस में एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू, अभी भी हम लोगों को एक्सप्लोरेशन वहाँ से हो रहा है, तो आगे भी बहुत सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलते जुलते बहुत सारे अलग अलग साइट हम लोग को आगे भी मिल सकते हैं। इन 1980 ग्रोइंग द इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का 1980 में इंटरनेशनल इंटरेस्ट मतलब इस साइट पे बहुत सारे अलग अलग देशों के आर्कियोलॉजिस्ट का बढ़ा। सब कॉन्टिनेंट एब्रोड जॉइंटली वर्किंग एट द बोथ द हड़प्पन एंड द मोहनजोदारो। उसके बाद जो सब कॉन्टिनेंट यानी हमारे जो एरिया के जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे प्लस में एब्रोड के जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे वो जॉइंटली हड़प्पा और मोहनजोदारो से एक्सहिबिशन शुरू किए, वहाँ से दोनों मिल करके वो लोग एक्सहिबिशन करना शुरू किए। यूज़ द मॉडर्न टेक्निक। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो अलग अलग देशों में तो बहुत सारा अलग अलग डेवलप देश भी है, तो उन लोग का आर्कियोलॉजिस्ट मॉडर्न टेक्निक का यहाँ पे यूज होना शुरू हो गया। तो उसके साथ ही रिकवरी ऑफ द ट्रांस ऑफ द क्ले, मेटल, स्टोन एंड द प्लांट एंड द एनिमल रिमेन्स मतलब पाए गए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी वहाँ से मतलब ढूंढ करके निकाली जाने लगी क्योंकि मॉडर्न टेक्निक का यूज हो रहा था। दिस एक्सप्लोरेशन इंटरेस्टिंग द रिजल्ट इन द फ्यूचर। मतलब ये जो एक्सप्लोरेशन हो रहा है ये हमारे फ्यूचर में इंटरेस्टिंग रिजल्ट ला सकते हैं। अब हम लोग आगे अपने अगले टॉपिक पे, टॉपिक 11 द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीसिंग टुगेदर द पास्ट।
अब हम लोग को इस टॉपिक में मेनली ये पढ़ना है कि जो पास्ट है उसको पीस करने, मतलब एक जगह लाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, मतलब अलग अलग जगहों से तो चीज़ें अलग अलग मिल गई, लेकिन उसको अब एक तरह से पास्ट बनाने में, एक तरह से कहानियाँ बनाने में, मतलब कोई कौन सी चीज़ किस पर्पज़ के लिए यूज होता था, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई। अब इस टॉपिक में मेनली हम लोग उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हमारा हड़प्पन इंस्क्रिप्शन है, नॉट हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो हमारा हड़प्पन इंस्क्रिप्शन है उससे हम लोग को एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में मतलब कोई भी हेल्प नहीं मिला जानने के लिए। तो हम लोग को मेनली किस चीज़ से हेल्प मिला? मटेरियल एविडेंस, रिकंस्ट्रक्ट द हड़प्पन लाइफ। जो भी मटेरियल एविडेंस हम लोग को मिला उससे हम लोग मेनली रिकंस्ट्रक्ट किया किस चीज़ को? हड़प्पन लाइफ को। जैसे मटेरियल एविडेंस में क्या क्या आ गया? पोट्री, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा। तो ये जो भी मतलब मटेरियल जैसे कि पोट्री, ऑर्नामेंट्स, ये सब जो भी मतलब इससे मिले, इसी चीज़ से आर्कियोलॉजिस्ट पता लगा पाए कि हड़प्पन लोग जो थे वो कैसे मतलब रहते थे, खाते थे, क्या क्या मतलब करते थे, मतलब डेली लाइफ के बारे में इसी सब चीज़ों से पता चला। हड़प्पन लाइफ के बारे में इसी चीज़ से पता चला। कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी मिले हैं जिससे भी हम लोगों को पता चला, जैसे क्लॉथ्स, वुड्स, बर्न्ड क्ले, ये सब भी हम लोगों को मिला। प्लस में ब्रोकन एंड यूजलेस थ्रो अवे अदर थिंग्स रिसाइकल, जैसे कि कुछ ब्रोकन और जो यूजलेस जो भी चीज़ें होती थी मटेरियल, उसको वो लोग कहीं और मतलब थ्रो अवे मतलब दूर फेंक देते थे, और जो भी अदर थिंग होती थी उसको वो लोग रिसाइकल कर देते थे, जिससे कि भी आर्कियोलॉजिस्ट को थोड़ी दिक्कत हुई एंशिएंट थिंग्स को रिकवर करने में। अब हम लोग का 11.1 टॉपिक है क्लासिफाइंग द फाइंड्स। अब जो भी मतलब हम लोगों ने फाइंड्स जो भी हम लोग को मिला, जो भी आर्टिफैक्ट मिला या जो भी मटेरियल मिला, उस चीज़ को किस किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। तो मेनली यहाँ पे हम लोगों को इन टर्म्स ऑफ मटेरियल में क्लासीफाई किया गया, यूटिलिटी के आधार पे क्लासीफाई किया गया, प्लस में कहाँ से मिला उस चीज़ के आधार पे क्लासीफाई किया गया। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट क्लासीफाई द फाइंड्स ऑफ द आर्टिफैक्ट्स इन टर्म्स ऑफ द मटेरियल। अब मटेरियल के टर्म्स से कैसे क्लासीफाई किया गया? जैसे कि स्टोन, क्ले, मेटल, बोन्स, ये सब जो इस सब चीज़ों से जो बने बने आर्टिफैक्ट थे या फिर जो भी चीज़ें मिली उसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया। उसके बाद अदर टर्म्स ऑफ द यूटिलिटी, मतलब अब देखिए यूटिलिटी में क्या है? वेदर द आर्टिफैक्ट इज टूल, ऑर्नामेंट, मीन्स फॉर द रिलीजियस पर्पस। अब देखिए कुछ जो ऐसी चीज़ें मिली, अब कुछ जैसे कुछ टूल्स मिले या फिर कुछ ऑर्नामेंट्स मिले, तो अब आर्कियोलॉजिस्ट को पता थोड़ी है कि ये चीज़ मतलब किस पर्पस के लिए वो लोग यूज करते थे, तो उसके यूटिलिटी के तौर पे भी पता लगाना आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हुआ। जैसे कि टूल मिला तो पता नहीं लगा पाते थे कि मतलब ये कहीं रिलीजियस पर्पस के लिए तो ये नहीं था, या फिर जो भी आर्टिफैक्ट मिले हैं वो किस पर्पस के लिए मतलब वो लोग यूज करते थे। जैसे ऑर्नामेंट मिलते थे तो कहीं वो लोग रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करते थे या डेली लाइफ में यूज करते थे। अब देखिए रीअसेंबल विद द प्रेजेंट डे, फॉर एग्जांपल पॉट्स, बेड्स एंड स्टोन। अब जो भी चीज़ें वो रीअसेंबल करते थे वो प्रेजेंट डे के हिसाब से रीअसेंबल करते थे। जैसे कि जो आज के दौर पे जैसे पॉट्स है, तो पॉट्स को हम लोग किसी थिंग्स को रखने के लिए यूज करते होंगे या फिर पानी रखने के लिए यूज करते होंगे, तो उसी तरह से वो लोग भी क्लासीफाई करते गए कि शायद हड़प्पा के लोग भी इसी चीज़ के लिए उसको यूज करते होंगे। अब देखिए वो चीज़ें पाई कहाँ से जाती थी, इस पे भी उसका फंक्शन हम आर्कियोलॉजिस्ट डिसाइड करते थे। जैसे कि अगर कहीं हाउस से पाया गया तो उसका फंक्शन कुछ और होगा, ड्रेन से पाया गया तो उसका फंक्शन कुछ और होगा, ग्रेप से, किन से, मतलब अलग जहाँ जहाँ से पाए जाते थे उस बेसिस पे उसका फंक्शन आर्कियोलॉजिस्ट उसको डिसाइड करते थे कि इसका फंक्शन ये हो सकता है। अब देखिए आर्कियोलॉजिस्ट डिपेंड ऑन द इनडायरेक्ट एविडेंस। अब इनडायरेक्ट एविडेंस पे आर्कियोलॉजिस्ट कुछ टाइम पे कैसे डिपेंडेंट रहते थे ये देखिए। जैसे कि ट्रांस ऑफ कॉटन पाया गया था कहाँ से? हड़प्पा से। अब ट्रांस ऑफ कॉटन तो मिल गया, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ये नहीं पता लगा पाते थे क्योंकि वो जो कॉटन है उसका क्लॉथ किस तरह का बनता था, उसका यूज कहाँ कहाँ पे होता था। तो देखिए टू फाइंड आउट अबाउट द क्लॉथिंग डिपेंड ऑन द स्कल्पचर। तो क्लॉथिंग के बारे में जानने के लिए वो डिपेंड होते थे किस पे? स्कल्पचर पे। स्कल्पचर पे जो जिस तरह का भी मतलब ड्रेस वो पहना होता था स्कल्पचर में, उसी से वो लोग पता लगाते थे कि इस कॉटन का मे भी यूज इस तरह का ड्रेस बनाने में होता था। प्लस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी वो लोग मतलब ज़्यादातर यूज करते थे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए। जैसे कि हम लोग को पता है कि सील जब हड़प्पा सिविलाइजेशन में पाया गया था तो शुरू में नहीं पता, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आर्कियोलॉजिस्ट नहीं लगा पाए थे, लेकिन जैसे ही जो उसका जो भी सील है वो जैसे कि मेसोपोटामिया से मिलने लगा, अलग अलग साइड से मिलने लगा, तो फिर पता लगा कि इसका यूज जो है वो लोग मेनली अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए या फिर और भी चीज़ों के लिए, ट्रांसपोर्टेशन को सिक्योर करने के लिए वो लोग यूज करते होंगे। तो अब हम लोग आ गए हैं टॉपिक 11 का सबसे लास्ट टॉपिक पे 11.2 प्रॉब्लम ऑफ द इंटरप्रिटेशन। तो ये हम लोग का इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। तो चलिए आरंभ करते हैं अंत का। तो इस टॉपिक में मेनली हम लोग को जब प्रॉब्लम हुआ वो इंटरप्रिटेशन करने में, किस चीज़ को इंटरप्रिटेशन करने में प्रॉब्लम हुआ, तो प्रॉब्लम मेनली हम लोग को हुआ रिकंस्ट्रक्ट द रिलीजियस प्रैक्टिस को रिकंस्ट्रक्ट करने में हम लोग को मेनली प्रॉब्लम हुआ था।
था द ऑब्जेक्ट अनयूजुअल इज आर्कोलॉजिस्ट बताया कि जो भी ऑब्जेक्ट अनयूजुअल है उसको रिलीजियस सिग्निफिकेंस दिया गया, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट जो अनयूजुअल पाए जाते थे उसको आर्कोलॉजिस्ट बोलते थे कि ये रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होता होगा। जैसे कि एग्जांपल में टेराकोटा फिगर ऑफ वुमेन मिला है जो कि हैवली ज्वेल्ड थी, मतलब बहुत ज़्यादा ज्वेलरी यूज की हुई थी, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी को पहना हुआ था। हेडेड ड्रेस्ड प्लस में हेड पे भी वो कुछ ड्रेसअप की हुई थी उसको, जिसको कि मदर गॉडेस के तौर पे देखा गया आर्कोलॉजिस्ट द्वारा। प्लस में एक स्टोन स्टैचू मिला है मेन का, सीटेड ऑन द हैंड, सीटेड वन हैंड ऑन द नी लाइक अ प्रीस्ट किंग। प्लस में एक यौगिक नहीं, प्लस में एक स्टैचू मिला है जिसको जो एक मेन का है वो एक हाथ अपने नी पे रख करके ऐसे एक स्टैंडराइज पोर्शन में बैठा हुआ है, जिसको कि प्रीस्ट किंग की तरह आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि वो बैठा हुआ था। अब रिचुअल सिग्निफिकेंस जो पाए गए हैं जैसे कि ग्रेट पाथ, फायर अल्ट्रास, जो कि कालीबंगन और लोथल से पाए गए हैं, ये भी मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को पाया गया कि ऐसा रिचुअल सिग्निफिकेंस भी मिला है, जिस चीज़ को मतलब इंटरप्रिटेट करने में आर्कियोलॉजिस्ट को थोड़ा दिक्कत हुआ था। अब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस बिलीफ कैसे हुआ? अब रिलीजन बिलीफ को आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट कैसे किए? बाय द एग्जामिनिंग ऑफ द सील, जो भी सील मिलता था हम लोग को उसको एग्जामिन करते थे, उससे रिलीजियस बिलीफ को वो लोग रिकंस्ट्रक्ट करते थे। जैसे कि सम डिपिक्टेड द रिचुअल सीन्स, कुछ सील्स पे जो है रिचुअल सीन्स को वहाँ पे डिपिक्ट किया गया था। जैसे कि वन होड ऑफ द एनिमल, कुछ सील पे एक सिंग वाला एनिमल को डिपिक्ट किया गया था, जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं को रिलीजियस पर्पस के लिए यूज, मतलब रिलीजियस साइन था एक तरह से उसको। इन सम सील द प्लांट मोटिव कैन बी डिपिक्टेड, कुछ सील पे प्लांट का मोटिव सील डिपिक्ट किया गया था, जिससे कि आर्कियोलॉजिस्ट बताते कि वो लोग नेचर का भी वर्शिप करते थे, मतलब कि नेचर का भी वो लोग पूजा करते थे। इन अदर सील द फिगर shows the yogic posture of the yogic posture sometimes surrounded by the animal। अब देखिए एक हम लोगों को सील मिला है जिसपे कि एक आदमी बैठा हुआ है जो कि एक योगिक पोस्चर में है, और वो कभी कभी उस योगिक पोस्चर का जो सील मिला है वो एनिमल से सराउंडेड होता था, जिसको कि प्रोटोसिवा के रूप में आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं, किसको प्रोटोसिवा कहा जाता था, जो कि हमारे एक हिंदू का एक भगवान है शिवाजी, उसके तौर पे आर्कियोलॉजिस्ट बता रहे थे। कोनिकल स्टोन पाया गया, जिसको कि क्लासिफाई किया गया है किस तौर पे? लिंगास के तौर पे। अभी भी हम लोग मंदिर में जाते हैं जो कि लिंग रहता है, वहाँ उस पर जल चढ़ाते हैं हम लोग, तो वो उस समय पाया गया था, जिसको कि रिलीजियस तौर पे आर्कियोलॉजिस्ट उसको क्लासिफाई किए हैं। लेटर एंड अर्ली रिलीजियस ट्रेडिशन इज पैरेलल बिकॉज द आर्कियोलॉजिस्ट मूव फ्रॉम नोन टू अननोन। अब देखिए लेटर और अर्ली पीरियड का जो भी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है वो पैरेलल पाया गया है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट जो है प्रेजेंट से पास्ट में जाते थे, मतलब नोन टू अननोन, यानी प्रेजेंट टू पास्ट में जाते थे। मतलब अब पूजा करने का बहुत सारे लोगों का तरीका मतलब थोड़ा बहुत चेंज होता है, ज़्यादा चेंज हो सकता है। भगवान मतलब चेंज थोड़ी हो सकते हैं, या 10 साल पुराना 20 साल पुराना भगवान चेंज थोड़ी हो सकते हैं। तो वही जो रिलीजियस प्रैक्टिस थी वो पैरेलल थी, नॉट पॉसिबल इन ऑल इशूज़, मतलब सारे इशूज़ में ये भी पॉसिबल नहीं था। अब देखिए कैसे, उसका एग्जाम्पल भी है, जैसे कि प्रोटोसिवा का एक सील मिला था हम लोगों को, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि प्रोटोसिवा का सील मिला था, उसको एक ग्रंथ ऋग्वेदा से आर्कियोलॉजिस्ट को मतलब उससे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अर्लिएस्ट रिलीजियन टेक्स्ट ऋग्वेदा मेंशन अ गॉड रुद्र। अब देखिए अर्लियर टेक्स्ट ऋग्वेदा जो है वो 1500 BC टू 1000 BC, मतलब बहुत ही अर्ली वो टेक्स्ट है, उसमें एक गॉड का नाम दिया गया रुद्र, नेम यूज फॉर द शिवा इन पुरानिक ट्रेडिशन। अब वो जो नेम है वो शिवा माना गया है पुरानिक ट्रेडिशन में, यानी रुद्र और शिवा दोनों एक तरह से एक ही नाम है। रुद्र इन द ऋग्वेदा नॉट डिपिक्टेड एज अ पशुपति नॉर एज अ योगी, मतलब जो रुद्र है वो ऋग्वेदा में ना ही तो एज अ पशुपति है, यानी कि एक तरह से मवेशियों के एनिमल्स का नहीं तो भगवान है, ना ही योगी के रूप में उसमें दिखाया गया है। तो इससे ये हम लोग को पता चलता है कि दिस डिपिक्शन नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र, मतलब कि ये जो सील है, ये सील पे जो भी डिपिक्शन किया गया है वो रुद्र का मतलब वो डिपिक्शन नहीं है, ठीक है, मतलब वो शिव जी का एक तरह से डिपिक्शन नहीं है उस चीज़ पे। ये मतलब एक एग्जाम्पल है जो कि बताया गया कि हर तौर पे हर पॉसिबल नहीं होता था हर इशू पे। अब वो डिपिक्शन था सील पे, उसको मेनली बहुत सारे स्कॉलर ये बोलते हैं कि वो जो था वो पॉसिबली समन हो सकता है। समन का मतलब हो सकता है जिसके पास की नेचुरल पावर हो। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग इस अगले हिस्ट्री का अगले